बेहद सीमित दायरे में भारतीय बाजारों में होता हुआ कारोबार थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे इसी तरह से मूव करते हुए बाजार और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी मजबूती के बाद अब एकदम शांत कारोबार बचा है। आखिरी 1.5 घंटा देखते किस तरह का रहेगा एक्शन। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक्शन के लिए। इंडेक्स लेवल पर आपको सुस्ती जरूर दिख रही है इस समय, बट रिकॉर्ड ऊंचाई पर एक बार फिर से मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स है और बढ़िया मूवमेंट आपको स्टॉक्स में आते हुए दिख रहा है। तो समझेंगे अनिल जी से क्या चल रहा है इस बाजार में और क्या करना है हमें। आराम लग वही रहा है बिल्कुल। आज जो हमारी सुबह बात हो रही थी कि आज बड़ा शांति वाला ही दिन है, कोई खास बड़ा मूव होने वाला नहीं, लगभग वैसे ही दिख रहा है। पहले मैं आपको बड़ी बातें बता दूं और उसके बाद बाजार के एक्शन पर करेंगे फोकस। लगातार दूसरे दिन बाजार में हल्की फुल्की कमजोरी है। 19,700 के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी नीचे से देखेंगे तो ऊपर दिखेगा, अच्छा खासा सुधरा हुआ, और वो भी सुधार 200 पॉइंट से ज़्यादा का है। 43,650 के आसपास हर निशान में फॉर ए चेंज, क्योंकि शुक्रवार को कमजोरी यहीं होती दिख रही है। आज रिकवरी भी यहीं से पहले आती हुई दिख रही है। एक तरफा तेजी के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर लगातार नए हाई पर है और हाई बनाने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ भी आती हुई दिख रही है। लगातार 13वें दिन तेजी में है सरकारी कंपनियों का इंडेक्स। रिकॉर्ड हाई पर पीएससी इंडेक्स पहुँचता हुआ दिख रहा है। पीएससी मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, ये है सरकारी कंपनियों का इंडेक्स। डाउ फ्यूचर्स हमारी तरह कुछ भी करने के मूड में नहीं, पूरे 7 पॉइंट नीचे हैं। और यूरोप के फ्यूचर्स भी सुस्त से कारोबार है। आप चाहेंगे, मांगेंगे, देखेंगे तो भी आपको किसी तरह का संकेत देंगे नहीं, उन्होंने मना कर रखा है। यह हाल है सर। बिल्कुल, तो हम भी कुछ करने के मूड में नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स भी ज़्यादा कुछ करने के मूड में दिख नहीं रहे हैं सर। खैर, अमेरिका के लिए तो ये छोटा हफ्ता है और सेकेंड हाफ ऑफ द वीक में तो इनके वॉल्यूम्स भी गिर जाएंगे। बट थोड़ा समझाएं सर आज का एक्शन। स्टॉक्स में कुछ परेशानी आज भी नहीं आ रही है, पिछले नहीं आ रही है। इंडेक्स पर कुछ करने में नहीं है। बैंक्स में भी एक बार को लगा चलिए शायद बैंक थोड़ा अच्छा परफॉर्म करे, बट वो भी फिर फिसल कर एक रेंज में ही अटके हुए हैं। अब फिर से वापस ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। दीप, कोई बड़ा मुंह आने के चांसेस आज तो कम से कम दिख ही नहीं रहे हैं, और इसीलिए हमने कहा कि ये हफ्ता ही बाजार थोड़ा बहुत ऐसे टाइम पास करने के मूड में है। निचले स्तर से आप एक अच्छी रिकवरी देख चुके हैं इस सीरीज़ में। अब कुछ अहम लेवल के आसपास हैं, वहाँ पर हल्का फुल्का टाइम बाजार यहाँ पर बिताना चाहते हैं, जो कि मेरे ख्याल से दीप करीबन आप कह सकते हैं नीचे 19,500 के 19,600 की रेंज में सपोर्ट लेगा और ऊपर 19,800 19,900 की रेंज में निफ्टी रुकावट दिखाएगा। तो इस रेंज को ट्रेड करना चाहता है। बैंक निफ्टी में ज़रूर आरबीआई के जो रिस्क वेटेज बढ़ाने के डिसीजन के बाद बैंक्स और एनबीएफसी में थोड़ी बहुत जो गिरावट आई थी, लेकिन एक अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी आज गिरने से मना कर रहा है और स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जो 43,600 की बात बार बार हम करें कि इसके नीचे बंद नहीं होना चाहिए, नहीं तो नीचे कम से कम 43,000 की रिस्क खुलती है। सो आज वो उसका संकेत आ रहा है फॉर ए चेंज। बैंक निफ्टी आज थोड़ी रिकवरी बेहतर दिखाने की कोशिश करता है, ये अच्छा संकेत है बाजार के लिए। सो आई थिंक, लेकिन इसमें भी वही है, ऊपर में दीप 44,200 की रेंज में आप जाएंगे, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और नीचे यहाँ 43,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 42,800 43,000 और बीचों बीच में ट्रेड करा है। सो इंडेक्स में ज़्यादा कुछ वैसे मूव नहीं दिख रहा है। इंट्राडे में आप सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदेंगे तो एक मौका बन जाएगा छोटा मोटा 50-75 पॉइंट के ट्रेड का। रुकावट के लेवल के आसपास बेचेंगे तो वापस आपको मौका मिल जाएगा। अब पॉइंट ये है कि आज के सेशन में ऊपरी स्तरों पर जहां पर जाना चाहिए वहां तक बैंक निफ्टी और निफ्टी पहुंचा नहीं है, उससे पहले रिवर्स हुआ है, लेकिन सपोर्ट लेवल पर एकदम सही जगह पहुंचा है। जैसे आपको 2 जगह खरीदने की राय दी थी आज सुबह हमने निफ्टी में। 19,675 पहला एंट्री पॉइंट है, दूसरा एंट्री पॉइंट 600-625 का है। 600-625 तो आया नहीं, लेकिन लो 670 का आज का निफ्टी का बना है। वहाँ से अगर आप देखें तो आपको एक एंट्री पॉइंट मिला और करीबन 50 से 75 पॉइंट भी मिले। अब भी आपको वही स्ट्रेटेजी रखनी है आखिरी 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए, वही कि 19,675 के आसपास पहली एंट्री है थोड़ी सी, और थोड़ी बेहतर एंट्री पॉइंट और थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी के हिसाब से 19,600-625 बनेगा। वहाँ पर आते तो खरीदिए। ऊपर में 19,750 पहला टारगेट है, 19,800 दूसरा टारगेट है, वहाँ पर बेच दीजिए अगर आए तो। अगर पहले 19,750 19,800 आ जाए, 750 पे कुछ मत करिए, 800 आए तो वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके वापस नीचे का इंतजार कर सकते हैं। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए जो आज हमने सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज दी थी 43,275 से 43,425, आज का लो 43,450, लगभग उसी रेंज से रिकवर हुआ है। ऊपर में 43,725 तक पहुंचा है। जो हाई रेंज 825 से 975 की होती है उससे पहले ही गिर गया। तो बैंक निफ्टी ने लो रेंज के नज़दीक पहुंचा है, हाई रेंज से अभी भी दूर है। सो बैंक निफ्टी घटने से मना कर रहा है, लेकिन अभी भी उतना जोर से बढ़ना नहीं चाह रहा। सो आई थिंक थोड़ा सा वक्त दीजिए, अभी भी थोड़ा सा वक्त दीजिए, लोअर लेवल पे आने दीजिए।
आपके लिए खरीदने का 43,425 43,500 एंट्री पॉइंट बनेगा। 44,875 सॉरी 43,800 875 के आसपास आए, वहाँ प्रॉफिट बुक करिए। सो मेरे ख्याल से थोड़ा वेट एंड वॉच वाला मामला है। अभी तक तो देख के ऐसा लग रहा है दीप की कोई इंडेक्स में बड़ा कोई एक्शन होने की तैयारी है नहीं, तो इसलिए आराम से शांति से वेट करिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जिस पर फोकस करना है, वो है स्टॉक्स और मिड कैप स्मॉल कैप शेयर। वहाँ पर एक्शन अभी भी अच्छा है, लेकिन वहाँ पर भी एक चीज़ और दीप कहना चाहता हूँ, ये कि ज़रा मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स लाइए। बढ़िया हाई बनाने के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग आई है। सो जो ट्रेंड आपके दिग्गज शेयर दिखा रहे हैं, मिड कैप भी उनके साथ चल रहे हैं। सो आप मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी एंट्री पॉइंट डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ एंट्री करनी है, किस में करनी है। मौका ये मार्केट ऐसा है जो आपको खरीदने और बेचने का बराबर दे रहा है, दोनों बराबर दे रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही दे रहा है। इसलिए आप अच्छे से डिसीजन लेकर एंट्री एग्जिट पॉइंट पर आराम से वेट करके करिए। न बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी कीजिए, न खरीदने की हड़बड़ी जल्दबाजी कीजिए। न कोई स्टॉक्स में आपको जल्दबाजी करनी है, न इंडेक्स में करनी है। आपको लग रहा है कि मैं ऐसी कमेंट्री दे रहा हूँ जैसे मतलब डायरेक्शन क्लियर नहीं। ये डायरेक्शन क्लियर है, इसमें डायरेक्शन क्लियर नहीं होने वाला सवाल नहीं है। ऐसा मत समझिए कि डायरेक्शन नहीं दिख रहा इसलिए कमेंट, यही डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन है। कोई डायरेक्शन नहीं होना और वो आपको पता होना भी डायरेक्शन है। है ना। सो बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट अभी यही टाइम पास करना चाहता है। नया ट्रिगर जब आएगा, उस ट्रिगर के दम पर, चाहे वो ग्लोबल मार्केट से आए, किसी कोई खबर से आए, उसके दम पर या 19,900 पार करके आगे निकलेगा या 19,500 नीचे तोड़ के नीचे जाएगा। जब आएगा जाएगा यहीं आएगा, हमें पता चलेगा, बताएंगे। जब तक नहीं है तब तक थोड़ा कंसोलिडेशन टाइम पास करने दीजिए, जिसको हम हिंदी में आम भाषा में टाइम पास बोलते हैं, चार्ट्स की और बाजार की भाषा में कंसोलिडेशन बोलते हैं। समझ गया, ठीक है। चलिए, ये आपके लिए अनिल जी की कई बार ऐसा होता है ना, जैसे अब मतलब अगर मुझे काम नहीं करना, मैं ऐसे आँख बंद करके ऐसे बैठा हूँ तो आपको लगेगा कि सर सो रहे हैं, है ना। लेकिन मैं तो अपने आप में यही मानूंगा कि मैं सोच रहा हूँ। मैं गहन चिंतन में हूँ। वैसा है। तो शब्दों का ही फर्क है ना, काम तो आप सोने का ही कर रहे हो, गहन चिंतन क्या, वैसे ही हो तो टाइम पास ही रहा है। अब अच्छी लैंग्वेज में बोलना है तो गहन चिंतन या कंसोलिडेशन बोल दीजिए। और सही सच्ची बोलना तो भाई नींद निकाल रहे हो सीधे सीधे, वैसा हाल है। मार्केट अभी वैसे थोड़ा नींद लेने के मूड में, लेने दीजिए। थोड़ा डल बने हुए बाजार, बट कोई बात नहीं, हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपको थोड़ा इंथुजियाज्म लाने के लिए, और हमारी टीम भी तैयार है आपको बताने के लिए इवेंट्स और बाजार की खबरें। आइए, कुशल नुपुर दोनों हमारे साथ स्टूडियो में। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इवेंट्स इंपॉर्टेंट कौन से हैं? गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट इवेंट्स के लिहाज से सबसे पहले तो आज रेडगिन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज़, यहाँ पर बोर्ड बैठक में QIP के इशू प्राइस पर चर्चा होने वाली है। साथ ही कल के दिन में अतुल लिमिटेड बाईबैक इसका खुलता हुआ दिखेगा। 23 फरवरी 2024 तक ये IPO ये बाईबैक खुला रहेगा, तो इस पर फोकस करिए। IRM एनर्जी 50% IPO एंकर लॉक इन भी इनका खत्म हो जाएंगे अगले 30 दिनों वाला। इनफैक्ट IPO के लिहाज से इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी इरिडा, इसका IPO आज खुलने वाला है, कल खुलने वाला है, माफ़ कीजिएगा, और 23 नवंबर तक ये IPO खुला रहेगा। कुल मिलाकर OFS जो है 860 करोड़ रुपए का है और ओवरऑल इशू साइज 2150 करोड़ रुपए की कंपनी ने रखी है। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा कोल इंडिया, ONGC, सन टीवी और गुजरात पिपावाव का काउंटर। साथ ही 2026 के फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर का सेकेंड राउंड भारत बनाम कतर, ये भी होने वाला है कल के दिन में। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से US फोकस में रहेगा, क्योंकि फेड की जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स भी जारी होते हुए नजर आएंगे। जहां तक बुधवार का सवाल है, 22 तारीख कैश स्पेस से होनासा कंज्यूमर्स ये अपने दूसरी तिमाही के नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। साथ ही IPO के लिहाज से 4 IPO आने वाले हैं 22 तारीख को। टाटा टेक्नोलॉजी सबसे पहले, पूरा ये OFS है करीबन 3042 करोड़ रुपए का। साथ ही फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी IPO खुलने वाला है 22 तारीख को ही, 24 तारीख तक खुला रहेगा। इशू साइज 1092 करोड़ रुपए का रखा गया है, जिसमें OFS 492 करोड़ रुपए का है। गांधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया, ये इसका IPO भी खुलेगा। कुल मिलाकर इशू साइज 500 करोड़ रुपए का ये भी। और अंत में फ्लेयर राइटिंग, इसका IPO भी 22 तारीख को ही खुलेगा, 24 तारीख तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 288 से 304 रुपये रखे गए हैं। तो 4 बड़े IPO ये 22 तारीख को खुलते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा इप्का लैब, नाल्को के काउंटर्स, HG इंडस्ट्रीज पर भी नजर रखिए। ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज के साथ इसकी मर्जर की भी एक्स डेट 22 तारीख को ही होने वाली है। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से US का और यूरोप का जो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है नवंबर महीने का, उस पर भी आपको फोकस कर चलना है। ओके, ढेर सारे ट्रिगर्स, लेकिन आपने एक ट्रिगर्स बताए नहीं कुशल। कौन सा सर? वर्ल्ड कप का।
सो हो तो गया वर्ल्ड कप, मतलब अभी ये वाला तो हाँ, तो अगला कब और कहाँ है? कुछ आइडिया अगले वाले का? सर अभी इसी से ही नहीं उभरे हैं सर। आपको अगले चलिए थोड़े दिन हम रिकवर होने देते हैं कुशल को बहुत ही गहरा झटका लगा है, काफ़ी दुख हुआ, काफ़ी तकलीफ हुई। सर कल खाना नहीं खाया जा रहा था राजीव से रात को। कितने दिन तक नहीं खाएंगे आप? नहीं ऐसा नहीं है। ओके, चलिए, लेकिन मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूँ। आज खा लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आज मुझे इसीलिए लग रहा था, मैं सुबह से सोच रहा कुशल आज काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मेंटली तो नेचुरली झटका लगता है, फिजिकली भी आप खाना नहीं खा रहे तो फिर वीक फील करें। तो प्लीज़ जो कुशल को चाहने वाले लोग हैं उन्हें ट्वीट करके बताएंगे खाना खा लें। खेल में हार जीत लगी रहती है, कमज़ोर ना हो जाए। कमज़ोर ना जी। आइए तब तक नुपुर से बात करें। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से खबरें लेकर आए हैं? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। एल&टी के साथ शुरुआत करते हैं। बड़ा ऑर्डर मिला है कंपनी को, 10,000 से 15,000 करोड़ तक के ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आए। मिडिल ईस्ट से ये ऑर्डर आते हुए दिखे, तो एक्सपोर्ट बुक अब कंपनी की बढ़ती हुई दिख रही है, तो फोकस एल&टी पर करके चलेंगे। साथ ही साथ जुबिलेंट फूडवर्क, थोड़ी नेगेटिव खबर यहाँ पे आती हुई नजर आई है। कंपनी के जो CFO साहब है आशीष गोयन का, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कंपनी के बाहर मौके तराश रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। 15 दिसंबर तक CFO के पद पर हालांकि आशीष साहब बने हुए रहेंगे। ब्लॉक डील में अशोक लेलैंड, जहां पर 38 लाख शेयर्स के काफ़ी सौदे होते हुए नजर आए। मदन सुमी 27 लाख शेयर्स के सौदे हुए, और लास्ट में नाइका स्टॉक बजिंग है और आज यहाँ पे 10 लाख शेयर्स के सौदे होते हुए दिखे। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स आज फोकस में है। ओके, तो ये है स्टॉक्स जहाँ पर एक्शन है भरपूर। ढेर सारी लंबी लिस्ट बताई है आपको पूरे 6 स्टॉक की नुपुर इतने ही बस? इतने ही है सर। तो मतलब ऐसा नहीं कि झटका खाली कुशल को ही लगाओ, कंपनीज को हाँ, मिला। काफ़ी कंपनियों को ही लगा। उन्होंने किसी ने बोर्ड मीटिंग नहीं की, कोई अगर कंप्लायंस ऑफिसर होगा, कोई कंपनी सेक्रेटरी होगा तो उन्होंने नोटिस नहीं भेजे एक्सचेंजेस को। तो मतलब सभी जगह यही हाल है। आइए जरा एक बार एक्सपर्ट्स का भी हाल चेक कर ले, कौन कौन जुड़ चुके हैं जरा एक बार दिखाएं जरा। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी हमारे साथ हैं, सेडानी साहब, सचिन जी और आशीष सर भी हमारे साथ हैं। अच्छा, बंसी जी हाथ कुछ कहने के लिए खड़ा कर रहे हैं या अटेंडेंस लगा रहे हैं कि यस सर आई एम प्रेजेंट? नहीं अनिल जी, आई एम ऑलवेज प्रेजेंट, यस्टरडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। मतलब कि अनलाइक माय डियर फ्रेंड कुणाल जी, जो बीच बीच में आप जब गायब हो जाते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। आई एम रेगुलरली अनिल जी प्रेजेंट जी। हाथ खड़ा कर रहा हूँ अनिल जी। वो अभी आप गहन चिंतन की बात कर रहे थे ना जी, उसको अनिल जी मोर रिफाइंड वे में बोलते हैं अनिल जी, मेडिटेशन। अनिल जी ओह माय गॉड, ऐसा लगता है अनिल जी गहन चिंतन बोल रहे हैं तो कहीं टायर 3 टायर 4 सिटी से आए हैं। हाँ। और अगर मेडिटेशन बोलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कुणाल जी कनाडा से आए हैं अनिल जी। ओह वाओ, लगता है कि कहीं बाहर से आ रहे हैं, विदेश से। अनिल जी, डॉक्टर बंसल ने आज हमारे ज्ञान चक्षु खोल दिए, क्या बात है, वेरी नाइस जी। कुणाल जी, अनिल जी बंसल जी ने न केवल ज्ञान के चक्षु खोले हैं, अनिल जी बंसल जी ने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा कि माय डियर फ्रेंड वाज नॉट प्रेजेंट यस्टरडे। अनिल जी कल रविवार था, बंसल जी पहले व्यक्ति थे जो प्रेजेंट थे। अनिल जी हम सबका लेफ्ट। बहुत ही बढ़िया। तो चलो चिंतन से चिंता की तरफ बढ़ते हैं। चिंतन तो बहुत कर लिया, जिस चीज़ की चिंता कुशल को हो रही है, आशीष सर से मैं एक बार उस पर राय लेना चाहता हूँ। आशीष सर कुशल खाना नहीं खा पा रहे हैं, बड़ा नर्वस फील कर रहे हैं और मन नहीं लग रहा उनका कोई काम में। कोई आपकी तरफ से सलाह इनको? अनिल जी मैं क्या सलाह दूं, मेरा तो कुशल से भी ज्यादा बुरा हाल है। खाने की कोशिश कर भी रहे हैं तो अनिल जी अंदर ही नहीं जा रहा खाना। क्या बात कर, आपका भी हाल है? ये तो क्रिकेट एक फेस्टिवल है, एक रिलीजन है, बहुत बुरा हाल है अनिल जी। अनिल जी आपको लेके बताता हूँ अनिल जी, हमने बचपन से, आपने भी वो क्रिकेट खेला था, हम वहां से आए अनिल जी। जब 11 की टीम नहीं होती थी तो 2 लोग कहीं से हाथ पकड़ के लेके आते थे कि 11 की टीम पूरी करनी है। अनिल जी हम वहां से आए हैं कि मतलब जो 2-2 रुपए मिला के वो क्रिकेट की बॉल खरीदने के लिए कंट्रीब्यूट करते थे। Right. उसमें भी अगर कोई नहीं दे पाता था तो कहते थे कोई बात नहीं, हम कंट्रीब्यूट कर देंगे, बस तू खेल ले हमारे साथ। अनिल जी हम उस गली की क्रिकेट खेली है कि अगर राइट की जगह नहीं होती थी तो लेफ्ट के रन, लेफ्ट की जगह नहीं होती थी तो राइट के रन, और कहीं जगह नहीं होती थी तो अनिल जी और बॉडी से बैट घुमा के रन होते हैं ना, वो वाले भी लिए हुए हैं रन। मतलब इतना पागलपन था क्रिकेट का। वो मतलब हर लेन में वो अंकल आंटी अच्छे लगते थे जो बॉल वापस कर देते थे, वो भी अच्छे लगते, विलन लगते थे जो बॉल रख लेते थे। तो अनिल जी इस मतलब इतने क्रिकेट के पागलपन के बाद अनिल जी मतलब इतना पास आने के बाद दिस वाज आवर बेस्ट चांस। अनिल जी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, इतना हार्ट ब्रेक है अनिल जी। मतलब हमें किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते अनिल जी, जो हम पे गुजर रही है वो रोहित और विराट और बाकी टीम पे क्या गुजर रही होगी। सो अनिल जी मतलब बहुत मन खराब है, बहुत ज्यादा मन खराब है। मतलब
इमोशनली इतना इन्वेस्टेड है क्रिकेट में कि क्या बोले आप। ये बात तो सही है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप हम सब लोग इन्वेस्टेड हैं बड़े, और वैसे आप बोले कि ये बेस्ट चांस था, इसमें कोई डाउट नहीं जिस तरह की टीम खेल रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, चांसेस बहुत आएंगे। और दूसरा क्या है, एक चीज़ मैंने देखी है, ज़्यादातर केसेस में जो पतन होता है, गिरावट होती है किसी भी चीज़ में, वो जब अहंकार बहुत आता है तभी होती है। आप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के ट्वीट देखिए, उनके स्टेटमेंट देखिए, ट्रॉफी पे पैर रख के बैठने के तरीके देखिए, ये सब इशारा कर रहे हैं कभी भी कोई भी खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं होता, कभी भी कोई भी जीत आपकी खेल से बड़ी नहीं होती। हार को भी नेचुरली तकलीफ होती है, लेकिन स्वाभाविक तौर पे लेना चाहिए, और जीत को तो लेने के लिए और आपको बड़ी विनम्रता चाहिए। जितनी बड़ी जीत हो उतना विनम्र हो, ये उनको सीखना चाहिए कि किस तरह से सचिन तेंदुलकर जैसे इतने महान खिलाड़ी हिंदुस्तान ने बड़े बड़े प्लेयर्स दिए हैं, लेकिन अहंकार बिल्कुल भी नहीं। क्या एक मतलब वर्ल्ड कप जीतने में ऐसे अपने आप को खुदा समझने लगे वैसा। चलो बढ़िया है जो भी। जी कुणाल जी कुछ कह रहे थे। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं आशु जी का दुख तो कम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उन्हें अनिल जी बस ये कह सकता हूँ कि वो तो ऑप्शंस के कट्टर ट्रेडर हैं, तो अनिल जी एक्सपायरीज आती रहती हैं। यहाँ ऑप्शन के बाजार में एक्सपायरी हर सप्ताह हर मंथ आती है। एक एक्सपायरी खराब चली गई तो अगली एक्सपायरी का वेट करते हैं। बिल्कुल उसी तरह अनिल जी अगले वर्ल्ड कप का वेट करें, और इस साल भारत नहीं जीत पाई ये वर्ल्ड कप, तो अगला शर्तिया जीतेगी और बीच में भी बहुत सारी ट्रॉफीज मिलेंगी, तो दिल छोटा ना करें आशु जी। ये बढ़िया कहा आपने, बीच में बहुत सारी मिलेगी, नहीं तो यहाँ पे तो रोज एक ऑप्शन की एक्सपायरी होती है या 4 साल बाद आता है, तो दोनों का मामला बैठ नहीं रहा था। बीच में आपने बोला ना बहुत सारी मिलेगी, इससे थोड़ी रिलीफ मिली। जी सिद्धार्थ जी। बिल्कुल अनिल जी, मैं आशु जी के बात से एकदम सहमत हूँ, क्योंकि अनिल जी हम लोग तो क्रिकेट के वो गली के क्रिकेटर ही रह गए, इंडियन टीम में तो जा नहीं पाए। तो वो जब वो इंडियन टीम जीतती थी तो वो जर्सी पहनने का जो मजा आता था इंडियन टीम का, वो अलग ही मजा था। तो मैंने सोच रखा था कि एक सोमवार के दिन में जो वो करेंगे उसमें भी जर्सी पहन के ही आना पड़ेगा, पर ये डिसअपॉइंटमेंट हो गया अनिल जी। सर बेटर लक नेक्स्ट टाइम, दिस इज व्हाट वी कैन से। लेकिन अच्छी बात है, टीम हमारी अच्छी खेली, अच्छे तरीके से फाइनल में पहुंची। एक ख़राब दिन था, शायद कई बार होते हैं कि जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं हो पाता है, बट अच्छे और बुरे हर वक्त में पूरा हिंदुस्तान टीम के साथ में, ये चीज़ पक्की है। बिल्कुल। हमें हमारे खिलाड़ियों पर गर्व है। 100%। हम बाकी कई सारी टीमों की तरह ऐसे नाक कटवा के नीचे देख के नहीं भागे ना। एक मैच ही खराब खेला पूरे टूर्नामेंट में, अब वो सबसे इम्पोर्टेंट था, वो एक अलग बात है, अनडाउटेडली उसकी तकलीफ है, लेकिन ऐसा नहीं कि जिसकी वजह से हम सर झुका के नीचे खड़े हो जाएं कि यार हमने तो बड़ा पाप कर दिया। हम कोई 10वें 8वें 7वें नंबर पे नहीं रहे, हम कोई इस तरह से नहीं खेले कि मतलब जिसमें और अच्छा जो मैच जीते हैं अच्छे से जीते हैं, दबा कर जीते हैं और अपनी ताकत पे जीते हैं। एक खराब दिन ने मामला बिगाड़ा है, ठीक है। आइए इस बीच चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और नितिन जी हमारे साथ तैयार है, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। नितिन जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है, बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। इस लेवल पे हम 19,700 की कॉल ऑप्शन लेंगे जिसका प्राइस है 8788। बाय ऑन डिप कर रहे हैं। निफ्टी अभी फ्यूचर 60 पॉइंट डाउन है, बट मुझे लग रहा है कि 19,700 का एक सपोर्ट लेवल है और जो होल्ड करना चाहिए, और इस करेक्शन में हमें कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए 19,700 की जिसका प्राइस 8788 के बीच में है। और इसका स्टॉप लॉस आपका बनता है 60 रुपए का, यानी आप 27 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, और ऊपर टारगेट इसके बनेंगे 120 से लेके 140 के बीच में, यानी कि 1:2 का रिस्क वार्ड रेशियो बन सकता है। तो यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन ले रहे हैं 19,700 की, 8788 में मिलती है, 60 का स्टॉप लॉस और 120 से 140 का टारगेट। अब इसके पीछे मुझे एक तो डेटा दिख रहा है कि सपोर्ट लेवल है, और इसी लेवल पे 19,700 पे मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट भी है। और दूसरी बात, एक्सपायरी में अभी 8-9 दिन बाकी है। आज हम देख रहे हैं कि अनवाइंडिंग ऑफ पोजीशंस हो रही है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में भी कम हो रही है, बैंक निफ्टी में भी कम हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार हो रही है, और ये जो मंथली एक्सपायरी है ये हाईज की तरफ हो सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि 19,850 19,900 की तरफ हम एक्सपायर कर सकते हैं। अभी 19,700 का लेवल है, तो हम बाय ऑन डिप कर रहे हैं कॉल ऑप्शन। ये वंडरफुल। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय नितिन जी की तरफ से 19,700 की कॉल ऑप्शन। जो दो बात नितिन जी ने बोली वो ध्यान से सुनिएगा। पहला, दोनों में ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिख रहा है, शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं, और एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ से खरीदारी आने की संभावना। नितिन जी कोई ट्रेड बैंक निफ्टी पर ही या सिर्फ निफ्टी आज?
आज निफ्टी पे ले रहे हैं अनिल जी, क्योंकि बैंक निफ्टी में वो डिप नहीं मिला है। बैंक निफ्टी अभी भी पॉजिटिव है, तो वो एक स्ट्रेंथ दिखा रही है। और निफ्टी डिप मिल गया, और निफ्टी की जो मैं 19,700 की कॉल दे रहा हूँ उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी दिख रहा है कि इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का इसका लो प्राइस है 66 का, यानी 19,700 की कॉल का इस पूरे 4-5 दिन का लो प्राइस है 66। तो स्टॉप लॉस आपको अच्छा मिलता है 60 रुपए का, और आप ले रहे हैं 88 पे, तो आपका रिस्क बहुत छोटा है, रिवार्ड बहुत अच्छा है। बैंक निफ्टी में भी व्यू पॉजिटिव है, कॉल आप लेके चल सकते हैं, बट मेरी तरफ से एक ही ट्रेड है निफ्टी का 19,700 की कॉल ऑप्शन। बट बैंक निफ्टी में भी डेटा पॉजिटिव बन रहे हैं, और बैंक निफ्टी ही मार्केट को ऊपर लेकर के जा सकती है। तो मैं ट्रेड यहाँ पे निफ्टी की दे रहा हूँ। अगर आपको बैंक निफ्टी में लेना है तो बैंक निफ्टी में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 43,600 की कॉल ऑप्शन, जो 220 की चल रही है। इसका स्टॉप लॉस होगा 160 का, और टारगेट होंगे 350 के। ओके, अगर आप चाहें तो 43,600 का कॉल ऑप्शन खरीदें। बैंक निफ्टी में भी व्यू पॉजिटिव साइड पर ही है, ये ध्यान में रखें। ये राय आपके लिए नितिन जी की। और 43,618 के आसपास स्पॉट लेवल पर बैंक निफ्टी इस वक्त ट्रेड करता हुआ आपके लिए। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है वागले साहब के लिए एक दूरी का वागले का वंडर। जी वागले साहब फरमाएं। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। मेरा भी व्यू हल्का सा पॉजिटिव है। इंडिविजुअली स्टॉक स्पेसिफिक व्यू लेते हुए भारतीय एयरटेल में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट मुझे दिखाई दे रहा है। 960 के लेवल को जो फोर्स से निकाला है, मल्टीपल टॉप्स है 955, 962 ये रेंज में। ये अगर आज सस्टेन कर जाते हैं तो भारतीय एयरटेल 980 की तरफ की मूव की शुरुआत करेगा। आपको 955 का स्टॉप लॉस लेना होगा, एक 10-1 रुपए नीचे, और ऊपर में 980, 985 तक हम 20 से 25 रुपए का अपसाइड देख रहे हैं। सुबह सुस्त शुरुआत के बाद अब मोमेंटम में आ रहा है, डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, नजर रखिए इस काउंटर पर। आइए सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं, बिगुल उनके लिए सुपर सेट। बताएं सर। देखिए दीप, ये बैंकिंग का ही स्टॉक है, और स्टॉक है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक पे खरीदारी की राय है। प्राइस अभी 150 रुपए के आसपास होगा। आपको शॉर्ट टर्म टारगेट सकते हैं 155 के सिटी यूनियन बैंक पे, और पोजिशनल टारगेट रखने हैं 167 के। सिटी यूनियन बैंक पे खरीदारी की राय। लोन बुक 42,000 करोड़ के हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स जो इस क्वार्टर पाए गए वो 1.7% पे पाए गए। स्लिपेजेस डाउन है, और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी अच्छी कर रही है, तमिलनाडु में पीक कर रही है, तो बिजनेस अच्छा हो रहा है। एक्सपेक्टिंग 10% ग्रोथ इन FY24। एस्टिमेट हम ये कर रहे हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स 1.5% आ सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 12% पे देखे जा सकते हैं, और स्लिपेजेस कम हो सकते हैं। 3.5% के मार्जिन की उम्मीद है। क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सिटी यूनियन बैंक, इस पे खरीदारी की राय। शॉर्ट टर्म टारगेट 155 के और 167 के पोजिशनल टारगेट। ओके, तो ये है सिटी यूनियन बैंक, जहाँ खरीदारी करने की राय आती हुई सिद्धार्थ जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, और एक बार जरा बाजार पर व्यू आशु सर का भी लिया जाए। आशु सर, आज तो पूरा दिन भर हमने टाइम पास में किया है, कोई खास ऐसा बड़ा एक्शन हुआ नहीं है। बताएं सर, क्या व्यू बन रहा है? अगर कोई स्प्रेड या कोई स्ट्रेटेजी अगर आप देना चाहें। अनिल जी देखिए, आपने अच्छा सुबह भी मैं सुन रहा था बोला कि कंसोलिडेशन फेज है, बायस पॉजिटिव है, कोई ऐसी डरने घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप सारे स्टॉक्स देखें सर, जो इस महीने के थे, NTPC, टाटा पावर, भेल सेल, जिंदल स्टील, हिंडाल्को, अशोक लीलैंड, चंबल, मतलब मैं डिफरेंट सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, किसी भी स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जो प्रॉब्लम थोड़ी सी आई है वो आई है बैंक निफ्टी में। अनिल जी, मुझे बैंक निफ्टी में भी अब इस लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। अगर आप RBI के एक्शन की बात करें, अनिल जी, RBI के एक्शन ने, एक तो अगर आप फ्यूचर की बात करें तो आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम फ्यूचर में, पोटेंशियल प्रॉब्लम जो लग रही थी, आ सकती थी, तब जो डेंट पड़ता या कुछ होता तो आज ही रोक दिया। और दूसरी चीज अनिल जी, आज भी जो बढ़ी हुई फिगर्स दिख रही हैं उसके पीछे अनिल जी, अगर आप एक जेन्युइन कारण, मैं 1 मिनट लूंगा समझने का। अनिल जी, जो इस वक्त अनसिक्योर्ड लोन है ना, वो बहुत हेल्दी वाले लोन है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और आप ये अपने मतलब सर्कल से भी चेक कर लेना, चैनल चेक जिसको हम कहते हैं। अनिल जी, मैंने आज तक अनसिक्योर्ड लोन नहीं लिया। 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले
बाई चांस मेरा फोन खराब हो गया, बेटी को भी लेके देना हो, 2-3 फोन आईफोन लेने पड़ गए। अब वहां पे अनिल जी जब फोन देख रहे तो एप्पल वाले ने इतना वो इंसिस्ट किया या अटेम्प्ट किया कि 6 मंथ्स की EMI करवा लीजिए, नो कॉस्ट या 0 इंटरेस्ट है। वो 0 इंटरेस्ट तो नहीं होता, कुछ हिडन तो होता है, लेकिन है। तो अनिल जी एक बार टेम्पटेशन में मैंने भी वो करवा लिया। अनिल जी 3 आईफोन आप मान के चलिए अगर 1.5-2 लाख की EMI, मतलब 1.5-2 लाख के अमाउंट की EMI, ऐसे अनिल जी बहुत टेम्पटेशन आ रही है। और आप बहुत लोगों को देखिए इस तरह से अनसिक्योर्ड लोन बढ़ रहा है, वो वाला नहीं बढ़ रहा कि मतलब लोन है। NBFC और मैं बैंक को डिफरेंट मानता हूं जी, मैं बैंक्स की बात कर रहा हूं। फिन निफ्टी डिफरेंट हो सकती है, NBFC का कॉस्ट बढ़ेगा, इफेक्ट ज्यादा हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में अनिल जी इस तरह की बहुत सारे आप अनिल जी आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने जाओ, वो बार बार बटन दबता है, कई बार गलती से दब जाता है, यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू EMI, वो 1-2 बार गलत बटन दब गया अनिल जी, वो EMI कन्वर्ट हो जाती है, जबकि आप चाहते भी नहीं है। तो अनिल जी ये सारी चीजें इतनी इस तरह से हो रही हैं, इसलिए अनसिक्योर्ड बहुत बड़ा फिगर दिख रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। अब अनिल जी इस करेक्शन के बाद मुझे लगता है बैंक निफ्टी में एक मैं स्ट्रेटेजिक ट्रेड ले रहा हूं, मुझे लगता है धमाल फिर हो सकता है और वो होगा ऊपर की तरफ। तो अनिल जी एक स्प्रेड है, अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 43,650, हमें 43,800 की एक कॉल लेनी है इस हफ्ते की, 43,800 की और 44,100 की 2 कॉल बेचनी है। तो अनिल जी बैंक निफ्टी का स्प्रेड है, 43,800 की कॉल लेनी है, 44,100 की 2 कॉल बेचनी है। अनिल जी यहां से 150 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक की लेनी है और उसके 300 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक की कॉल हमें बेचनी है। तो अनिल जी मुझे, और इसमें पैसे कितने लगेंगे अनिल जी? 15 से 20 रुपए, राउंड फिगर 20 रुपए मान लेते हैं। अनिल जी 20 रुपए में मैं 44,400 तक सेफ हूं और अगले 2 दिन में इसके चलते कोई शॉर्ट कवरिंग या कोई झटका लग गया, मुझे तो लगता है अनिल जी ऊपर की तरफ आना चाहिए। पर अनिल जी अगर नहीं आया, गलत हो गए अनिल जी, मतलब भगवान का साथ चाहिए, नहीं तो अदरवाइज वो इस बार तो अनिल जी वो डायलॉग भी हमने देख लिया कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपके साथ होती है। अनिल जी 140 करोड़ जिस शिद्दत से चाह रहे थे, अगर उसमें भी कायनात ने साथ नहीं तो अनिल जी अब तो उसमें भी विश्वास उठ गया। पहले एस्ट्रोलॉजी पे उठा, अब ये शिद्दत पे भी उठ गया। तो अनिल जी भगवान का साथ होना चाहिए। तो अनिल जी 20 रुपए लगा के अगर गलत गए तो 20 रुपए जाएंगे, लेकिन अगर 300-400 पॉइंट का मूव आ गया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल परसों में आ सकता है, तो अनिल जी जैकपॉट लग जाएगा। तो ये स्प्रेड जरूर बनाना चाहिए। और फंडामेंटल रीजन मैंने बताया अनिल जी, मैं बैंक निफ्टी में बेरिश नहीं हूं, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन वाला कोई बहुत बड़ा कोई पोटेंशियल मतलब टिकिंग टाइम बॉम्ब नहीं है। यस, अगर आप पास से कंपेयर करते हैं तो फिगर बहुत ज्यादा है, पर उस ज्यादा के बहुत सारे रीजंस हैं। तो सही है, 43,800 का एक कॉल ऑप्शन खरीदें, 44,100 की 2 बेचे, 20 रुपए की कॉस्ट में आपके लिए स्टडी तैयार हो जाएगी, तेजी की तरफ ट्रेड करेंगे। देखिए आप वो भगवान पे भरोसा जरूर रखें आशुतोष, वो तो रखना ही चाहिए, शिद्दत को ना छोड़े, शिद्दत के साथ भगवान पर भरोसा रखें। आपने पहले क्या खाली शिद्दत रखा था, भगवान पे भरोसा नहीं रखा, दोनों साथ में होता ना तो काम हो जाता था। तो आप दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो जरूर अगले वर्ल्ड कप तक हमारा काम हो जाएगा। और बाकी तो डॉक्टर बंसल अपनी राय कुछ देना चाहते हैं, आपको सलाह देना चाहते हैं, जिससे कि आप इस मानसिक आघात से जल्दी उबर पाए। जी बंसल साहब। नहीं अनिल जी, मैं सलाह नहीं दे रहा, अनिल जी कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। देखिए मैंने आशु जी को सुना है, टेक्निकल भी बड़ा अच्छा बोलते हैं, और आज फंडामेंटल में तो सिदानी जी को भी पीछे छोड़ के अनिल जी जो इन्होंने ज्ञान दिया NBFC पर्सनल लोन पर, और उसके बाद जो भगवान शिद्दत पे बोले, तो जितने वो जो धर्म गुरु अनिल जी उनको भी पीछे छोड़ के तो पूरे ऑलराउंडर हैं। तो मैं तहे दिल से आशु जी को इन्वाइट कर रहा हूँ, मतलब कि दिल उनका उदास है, तो आशु जी शाम को हमारा यमुना किनारे क्रिकेट खेलने का प्लान है, वो कॉस्को बॉल से मशीन बॉल फेंके की बैटिंग करेंगे, तो प्लीज डू जॉइन अस। तो मतलब कि क्या है, गम थोड़ा कम होगा, बॉल कॉस्को की होगी। नॉट एक्सेप्टेड। क्रिकेट से ही जख्म हुआ है, उसी से भरने की कोशिश, कोई दूसरा करो यार, वहाँ फिर देखते फिर वही याद आएगा, पुरानी बातें वो फिर घूमने लगती है बार। ना आप तो ये डिटॉक्स, हाँ ये अच्छे और सच्चे दोस्त नहीं है ये, नहीं इनके चक्कर में ना पड़े बिल्कुल भी। हाँ जी कुणाल जी। और अनिल जी मुझे तो वेन्यू पर भी आपत्ति है अनिल जी, ये नदी किनारे ना रखें, कहीं और रखें इसको। तो या तो नदी सूखी हो तो ठीक है, मतलब उसमें चुल्लू पर पानी भी नहीं होना चाहिए, मैं बहुत साफ बता रहा हूँ। रिस्क बहुत है। अच्छा भाई साहब, ये जो कह रहे थे कुणाल जी बंसल जी कि इतना अच्छा फंडामेंटल ज्ञान भी दिया आशु सर ने,
ये आपको पता चला, हमें पहले से मालूम है। ये तो क्या आशु जी के पास समय की कमी होती है। अब 7-8 मिनट में आदमी क्या क्या बोलेगा तो टाइम कम रहेगा, नहीं तो सिद्धार्थ जी से ज्यादा दे सकते हैं हमेशा। मैं मजाक नहीं कर रहा। तो आज हमने आशु जी की भावनाओं को ध्यान में रखते हमने कहा इनको जितना चाहिए समय बोलने दीजिए आराम से, क्या आदमी बोलने से हल्का हो जाता है। करेक्ट, तो निकल जाए हाँ, तो निकल जाए, दिल की बात निकल गया। तो हमेशा से मान कर चले फंडामेंटल ज्ञान में कहीं कोई कमी। अच्छा, सुमित जी के लिए बिगुल की फरमाइश थी ऐसा मैंने सुना। सुमित जी सही है सर? हाँ अनिल जी सही है, सही है। सुमित जी के लिए बिगुल और उसके बाद सेठी साहब भी तैयार। बताएं सुमित जी। अनिल जी बाय का स्टॉक अभी रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 226 रुपए 80 पैसा, 227 रुपया, 226.80, 227 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है अरविंद। अरविंद के अंदर मोमेंटम तेजी का जारी है। स्टॉक कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड के अंदर में है। बीच में छोटे मोटे डिप आते हैं 2-3 दिनों के, फिर वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम करता है। अभी स्टॉक मजबूत है। स्टॉक डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर यहां से आने वाले दिनों के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर भी इमीडिएट सपोर्ट दिखाई दे रहा है 218 220 का दिखाई दे रहा है, तो 220 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के अरविंद में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट 235 रुपया, 240 रुपया ये देखने को मिल सकते हैं। पोजीशन टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे। फिलहाल शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए खरीदारी करें 235 240 के टारगेट्स के लिए 220 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। फर्स्ट क्लास बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। बताएं सर। यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में पिछले 4 दिनों से एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है एंड कहीं जाकर 1770-1780 के आसपास के जो हर्डल्स थे मुझे लग रहा है वो अभी जल्दी पार हो जाने चाहिए। ADX की प्लेसमेंट काफी इंटरेस्टिंग है एंड मुझे लग रहा है वापस एक चाल बन सकती है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास की। तो 1810 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 1765 के आसपास लगाए। तो कोटक बैंक यहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई इस वक्त। आइए सेठी साहब का किया जाए स्वागत बिगुल के साथ। सेठी साहब बताएं आज की पहली पिक। जी गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है मैथन एलॉयज, जो अभी 1037 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। भारत की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है निश वैल्यू एडेड मैंगनीज एलॉयज की, जिसमें ये फेरो मैंगनीज, सिलिको मैंगनीज और फेरो सिलिकॉन ये सब बनाते हैं। वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है ग्लोबली और 1% ऑफ ग्लोबल कैपेसिटी है इनके पास। कंपनी 35 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है। फिर कैप्टिव विंड पावर प्लांट है। बाकी इनके फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। मार्जिन है क्लोज टू 26%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज अराउंड 18%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 26%, एक जीरो डेट कंपनी और हाल ही में इस PLI स्कीम के लिए भी कंपनी एलिजिबल है और एक सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। अगर बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो 1 टाइम्स बुक पे स्टॉक अवेलेबल है, जो कि सस्ता लगता है। मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी हिस्सेदारी है अराउंड 75% की। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 1100, स्टॉप लॉस रखना है 1025। 1025 स्टॉप लॉस, 1100 का टारगेट। मैथन एलॉयज बड़े लंबे समय बाद रिकमेंडेशन लिस्ट में एक बार फिर से आता हुआ सेठी साहब के। बताएं सर आज का दूसरा शेयर भी। अनिल जी आज का जो दूसरा स्टॉक है एक शुगर स्टॉक है। मुझे लगता है शुगर स्टॉक्स भी अब वापस चलने को तैयार लग रहे हैं। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में खरीदारी करने की सलाह है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग नाम है लेकिन शुगर बनाती है कंपनी। एक इंटीग्रेटेड शुगर कंपनी है जिसकी करीबन 61,000 टन की पर डे की कैपेसिटी है शुगर की। फिर एथेनॉल की कैपेसिटी है अभी फिलहाल 660 किलोलीटर पर डे, जो कि बाई मार्च ऑफ 2024 बढ़ के 1100 किलोलीटर पर डे की कैपेसिटी हो जाएगी। तो इस तरह का एक्सपेंशन कंपनी का अंडरवे है। बाकी पावर ट्रांसमिशन और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ये भी कारोबार करती है कंपनी।
और हम देख रहे हैं इंटरनेशनली रॉ शुगर के प्राइसेस में हमने अच्छी खासी वृद्धि देखी हाल ही में, और कई मल्टी ईयर हाइस पे वो भी चल रहे हैं, तो उसका एक फायदा होना चाहिए शुगर स्टॉक्स को। और एथेनॉल की जो स्टोरी है वो इंटैक्ट है, जो सरकार का लक्ष्य है अभी जो 10% की ब्लेंडिंग को 20% तक ले जाने का, तो उससे जितने शुगर कंपनीज है इनको फायदा होगा। बाकी इस कंपनी ने अपनी मुजफ्फरनगर की जो इनकी फैसिलिटी है वहां पे IMFL का भी प्रोडक्शन चालू किया है, ब्रांडिंग की है IMFL यानी इंडियन मेड फॉरेन लिकर, और वहाँ ब्रांडिंग भी की है जिसके कारण इनके मार्जिन्स भी बेटर होंगे। तो वो भी एक आने वाले क्वार्टर्स में ये सब देखने को मिलेगा। फंडामेंटल्स मजबूत है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, और FIs भी अराउंड 12-13% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें DSP है, निपॉन है। तो इस तरह का स्टॉक है, मुझे लगता है स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 380 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 355 का स्टॉप लॉस। ये है आपके लिए 2 कॉल सीरीज आपकी तरफ से, त्रिवेणी इंजीनियरिंग और माइथन एलॉयज, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। सर शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए लेते हैं अब अनिल जी की भी 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। ग्लोबल मार्केट्स में भी बहुत ही सुस्त एक्शन चल रहा है अनिल जी। डाउ और नैस्डैक कुछ भी करने के मूड में नहीं है, S&P फ्यूचर्स भी आपके लिए मूव नहीं कर रहा है। यूरोप में भी ऐसी नरमी है, या तो 1/4 ऊपर या 1/4 नीचे है यूरोप के बाजार। कच्चा तेल भी सुबह का मोमेंटम अब थोड़ा गिव अप कर चुका है, $80-81 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, बट कुछ ज़्यादा मूव नहीं है। रुपये आपका ज़रूर डेज लो पर है, रुपये में कमजोरी अनिल जी 6 पैसे कमज़ोर होकर 83.33 पर है, बट अदरवाइज बाकी मार्केट के संकेत एकदम फ्लैट, जो आपने कहा टाइम पास वाले आ रहे हैं। क्या करना है सर? ध्यान ठीक है, डीप है, मतलब रेंज बाउंड मार्केट है, लोअर लेवल्स पे खरीदारी का ही व्यू है जब तक कोई खास बड़ा लेवल ना तोड़े। और बैंक निफ्टी ने कोशिश की भी थी, आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है मेरे लिए बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी आज 43,600 या हरे निशान में कोई भी कितना भी 43,600 के आसपास या इसके ऊपर बंद हो पाता तो अभी भी हम खतरे से बाहर हैं, उतने खतरे में नहीं है। पहले मैं डेटा एक बार ज़रा समझा दूँ। निफ्टी 19,700 जहाँ पर आज इस वक्त निफ्टी यही मेक और ब्रेक लेवल है। 19,700 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में 75 लाख शेयरों का, लेकिन कॉल राइटर्स उससे कहीं ज़्यादा 86 लाख शेयरों के हैं। तो 19,700 आपका होल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर 3 बजे के पहले आज का लो 19,670 आप तोड़ देते हैं, 19,670 ही है ना, हाँ 19,670, तो आप नीचे 19,600-625 तक फिसल सकते हैं, और वहाँ पर आपको कल के लिए खरीदारी करनी चाहिए, बशर्ते कि ये सारा काम 3 बजे के पहले हो जाए। 3 बजे का बाद का उस समय हम देखेंगे। अभी 3 बजे के पहले अगर आप 19,670 तोड़ के टिक जाते हैं तो 19,600-625 तक आ सकते हैं, और वहाँ पे खरीदना है। इसके चांस थोड़े कम है, लेकिन कोई भी चीज़ कभी भी चांस कम ज़्यादा की बात है। अब जैसे उस दिन गुरुवार को भी हुआ ना, 19,800 पे इतना 6.25 करोड़ कॉल राइटर्स पुट राइटर्स खड़े थे, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। कभी कभी कोई खबर ऐसी आ जाए या आने की उम्मीद में ऊपर नीचे हो जाए, तो हो जाए तो ये ध्यान में रखना है पहली चीज़। अब आइए ऊपर की तरफ। लग ऐसा रहा है डेटा को देखकर 19,700 के आसपास ही ये टाइम पास करने की कोशिश में यहीं पर बंद होना चाहते हैं, लेकिन ऊपर में अगर आए तो एक बार 19,800 मैक्सिमम अगर वहाँ तक पहुँचे तो वहाँ पर आपको रुकावट दिखेगी। 1,35,00,000 शेयर वहाँ पर हैं कॉल्स में, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, उसके आसपास आने पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी और कर भी लेनी चाहिए। तो ये आपके लिए डेटा है। 19,700 जहाँ पर आप हैं यही मेक और ब्रेक लेवल है। बैंक निफ्टी के डेटा भी बहुत क्लियर है दी। 43,500 43,600 सपोर्ट रेंज है। इस 100 पॉइंट की रेंज में आते ही बैंक निफ्टी में हल्की फुल्की खरीदारी आएगी। इसमें 43,500 43,600, और ऊपर में 43,700 43,800 रुकावट की रेंज है। इस 100 पॉइंट की रेंज में आते ही आपको प्रॉफिट बुकिंग आएगी। मतलब क्या है, न 43,500 के नीचे बंद होना चाहता है, न 43,800 को पार करना चाहता है, तो इसी रेंज में रहेगा। थोड़ा सा एक नॉच बैंक निफ्टी मजबूत है, थोड़ा सा एक नॉच निफ्टी हल्का सा कम मजबूत है या हल्का कमज़ोर है, ये आपको ट्रेंड दिख रहा है। सो आई थिंक वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहिए। लोअर लेवल्स पे सपोर्ट लेवल के आसपास आने पर खरीदारी कीजिए। ये रहा है आपके लिए दोनों इंडेक्स पर। गॉट इट। वेट एंड वॉच, लोअर लेवल्स पर खरीदारी, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली, रेंज वाला बाजार है। बट जैसे हमने कहा स्टॉक्स में भरपूर रोटेशन हो रहा है। आइए पहले एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, पीएफसी बाय करना है, 320 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 319 50 70 का भाव है। मुझे लगता है 320 का रेजिस्टेंस ये अभी निकालेगा, और जब ये मोमेंटम उसके बाद मोमेंटम आएगा तो आपको एंट्री बहुत सही टाइम पे मिल रही है। स्टॉप लॉस आपका 316 का होना चाहिए, 315.5 का होना चाहिए, 16 के हल्का सा नीचे। मेरा मानना है 330 का पहला टारगेट, 335 का दूसरा टारगेट, टाइम फ्रेम 1 से 2 दिन।
PFC जबरदस्त एक्शन में और एक्शन बढ़ने को तैयार, 1 से 2 दिनों के लिए खरीदे 330-35 के टारगेट के लिए। वागले साहब की राय जान ली जाए आशु सर की भी। बिल्कुल स्विंग के सुल्तान आशु मदान। आशु सर बताएं। अनिल जी, बीच में एक छोटा सा भी आपसे क्यों मिला, जो लास्ट वीक की आपने बात की कि जो गुरुवार को हुआ। अनिल जी, ये ऑप्शन सेलर्स के साथ अब अक्सर होगा। अनिल जी, ये मतलब वे ऑफ लाइफ होने वाली है। अभी भी लोग अनिल जी वो इस रियलिटी से अलाइन नहीं हो रहे हैं कि इस प्रीमियम पे, मतलब मैं तो कह रहा हूँ अनिल जी, अगर आप 4 बार ये 4 रुपए वाली लॉटरी लेंगे ना, एक बार भी लगेगी आपको जैकपॉट लगेगा। पहले दिन कमाने के होते हैं, एक्सपायरी वाला दिन बहुत मुश्किल हो गया कमाने वाला, ये लोग कर रहे हैं। और अनिल जी मतलब इट्स अ श्योर शॉट रेसिपी ऑफ डिजास्टर। और ये आपको कई बार दिखेगा ऐसी चीजें होते हुए, तो वन हैज टू प्ले वेरी केयरफुली। जो इतने इजी मॉडल लग रहे थे अनिल जी, कोई सीक्रेट मॉडल नहीं होता कि एटीएम मशीन की तरह कार्ड डालो और पैसे आ जाएंगे। सबको ये लगता है इस मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडर्स को। अनिल जी, कमिंग बैक टू जो आपने स्टॉक की बात बोली और अभी जो स्ट्रेटेजी बोल के गए शुगर का, अनिल जी हमारा ध्यान भी शुगर पे ही है। तो अनिल जी एक बहुत अच्छा स्प्रेड है, स्टॉक है बलरामपुर चीनी। अभी अनिल जी 443 रुपए के आसपास चल रहा है। 445 की हमने एक कॉल लेनी है और 460 की 2 कॉल बेचनी है बलरामपुर चीनी में। अनिल जी 443 का फ्यूचर चल रहा है, 445 की एक कॉल लेनी है, 460 की 2 कॉल बेचनी है। अनिल जी इसकी कॉस्ट है सिर्फ 50 पैसे। मैं फिर राउंड फिगर कर देता अनिल जी, 1 रुपए की कॉस्ट है। 1 रुपए में अनिल जी बहुत अच्छा स्प्रेड बन रहा है। सेफ कहां तक है? 475 तक। तो अनिल जी अब क्या है कि अब ये टाइम कम रह गया, एक्सपायरी में 7-8 दिन रह गए। तो 7-8 दिन में अनिल जी ऐसे स्टॉक स्प्रेड्स में ना, जिसमें मोमेंटम हो ऊपर या नीचे का, और 1:2 स्प्रेड्स, अगर महीने के बिगनिंग में अनिल जी बिल्कुल 1:2 स्प्रेड इसलिए नहीं बनाए क्योंकि मार्केट में अच्छी तेजी लगती है और स्टॉक्स जिन्होंने परफॉर्म किया है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 100-150 रुपए एलएनटी बढ़ा, बाकी स्टॉक्स भी अनिल जी 30-30, 40-40 रुपए, हिंडाल्को बढ़ा, टाटा स्टील में 1:1 बनाया वो बढ़े। अब टाटा पावर अनिल जी 250 का 265 हुआ। तो अब पहले 1:1 बनाते थे, अभी अनिल जी टाइम कम है और एक मूव के बाद है। तो 1:2 बलरामपुर चीनी में स्प्रेड बनाना है। 445, 460, कॉस्ट सिर्फ 1 रुपए है। अगर यहाँ से अगर 5-7 रुपए भी चल गया अनिल जी, 1 रुपए लगा के 5 गुना है 10 गुना भी पैसा हो सकता है। तो शुगर स्टॉक्स में ट्रैक्शन है, बट इस तरीके से प्ले करना है अनिल जी, क्योंकि अब जैसे अब एक्सपायरी अलर्ट भी हम करेंगे फ्राइडे को। अक्सर होता है अनिल जी वो जो मंथ ऊपर से शुरू होता है, फिर बीच में स्टैग्नेट होता है और क्लोजिंग में आधे से ज्यादा शेयर धड़ाम हो जाते हैं और लोगों के लॉसेस हो जाते हैं। बट ये मंथ थोड़ा उल्टा शुरू हुआ था, तो इसमें ऐसा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। और निफ्टी में अनिल जी अगर 19,850 क्रॉस कर गया, फिर तो अगला भाव सीधा 20,200 ही बनेगा। तो अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, 19,850 आगे पीछे करके होना ही अनिल जी, लेकिन वो एक अच्छा मूव मिलेगा हमारे को। तो बाय डिप्स अनिल जी कोई घबराने वाली बात नहीं है बाकी के बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी रखें। खरीदे बलरामपुर चीनी का 445 का कॉल ऑप्शन, एक खरीदे और 2 बेचे 460 वाले, 1 रुपए की कॉस्ट में बन जाएगी आपकी स्ट्रेटजी। यहाँ पर तेजी करने की राय आशु सर की तरफ से आती। आइए सिरानी साहब की तरफ से भी राय आ रही है, बिल्कुल उनके लिए भी सुपर सेट। जी सिद्धार्थ जी बताएं सर। जी स्टॉक का चमचमाती ज्वेलरी बेचने का बिजनेस है और वो है सेनको गोल्ड। सेनको गोल्ड पे ज्वेलरी का बिजनेस, शॉर्ट टर्म टारगेट आप रखे 725 का, 725 का अभी प्राइस करीबन 700 रुपए होगा। शॉर्ट टर्म टारगेट 725, पोजिशनल टारगेट 770, 770 का। ज्वेलरी रिटेल प्लेयर है, करीबन 140 से ज्यादा स्टोर्स है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा इनका फोकस है, तो वहां पे मैक्सिमम ईस्टर्न इंडिया में स्टोर्स है। ब्रांडेड ज्वेलरी का जो सेगमेंट है अनिल जी, वो करीबन 50 से 55% का है। 90,000 करोड़ का जो ज्वेलरी बिजनेस है, इसमें 50 से 55% ब्राइडल ज्वेलरी का है। Q2 के दूसरे तिमाही के नतीजे आए 25% से, मुनाफा 36% से बढ़ा। और हम मानते हैं कि 20% के CAGR से ग्रो हो सकती है ये कंपनी, जबकि इंडस्ट्री में अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर भी होते हैं जो 14% से ग्रो हो रहे हैं। तो 20% से ग्रो होने वाली कंपनी सेनको गोल्ड, जिस पे खरीदारी की राय। शॉर्ट टर्म टारगेट 725, पोजिशनल टारगेट 770। 725-770 के टारगेट के लिए सेनको गोल्ड, ये है खरीदारी करने की राय। और हमारे सारे एक्सपर्ट से मेरा एक निवेदन है, आप अगले कुछ दिनों तक जब भी कोई भी ऐसा ज्वेलरी स्टॉक, गोल्ड का स्टॉक या कोई भी ऐसा अच्छा स्टॉक आप रिकमेंड करना चाहें, कृपया करके चमचमाता ये वाला शब्द इस्तेमाल न करें। क्यों?
अरे वो जैसे चमचमाते बोले आशु जी को एकदम ट्रॉफी याद आई। वो चमचमाते बड़ी मुश्किल से हम भूलने की जिस चीज़ को, आशु जी आपको नहीं है याद, मुझे तो आई। देखो मेरे तो दिल में इतने दिनों से वो चमचमाती वर्ल्ड कप की ट्रॉफी चल रही थी, जैसे बोले चमचमाती, अरे उसके आगे ट्रॉफी होती है इतने दिनों से। हाँ मतलब क्यों आप बार बार याद दिला रहे हो सिद्धार्थ जी, हम बड़ी मुश्किल से भूलने की कोशिश करें। जी कुणाल जी। बिल्कुल अनिल जी बिल्कुल। हाँ जी कुणाल जी। अनिल जी हमारे यहाँ दिल्ली में अनिल जी एक मिठाई मिलती है, उसका नाम है चमचम। हाँ। अनिल जी अगर वो एक बार आप खा लेंगे हाँ। तो अनिल जी जैसे ये शब्द सुनेंगे चमचमाती, तो आपको सबसे पहले चमचम याद आएगी, ट्रॉफी भूल जाएंगे अनिल जी। वाह व्हाट एन आइडिया सर जी। क्या बात है। जी आशुतोष। अनिल जी मैं तो कह रहा हूँ मतलब ये चाय उसके लिए यूज कर रहे थे या नहीं, अनिल जी ये चमचमाती इतनी खुशी वाली बात करने का मन ही नहीं, मतलब अंदर से ही नहीं निकल रहा है। कैसे सिद्धार्थ जी मतलब ही इज रबिंग ऑन टू आवर वुंड्स। मतलब सिद्धार्थ जी देश की भावनाओं के साथ नहीं चल रहे हैं, अलग चल रहे हैं बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है। जी सिद्धार्थ जी। नहीं अनिल जी, चमचमाता वर्ल्ड कप, अब ये T20 वर्ल्ड कप है अगले साल, वो हमारे पास ही आएगा, तो अभी से बात करेंगे तब आएगा। कहाँ है अगले साल, कहाँ हो रहा है T20 वर्ल्ड कप? हाँ कहाँ हो रहा है जी? डेस्टिनेशन नहीं पता है, वर्ल्ड कप पता है। क्या कोई कहाँ कुशल देखिए, हमारे सबसे ज्यादा प्रसन्न हुए कुशल। देखो कुशल को लाइए स्क्रीन पे, देखो अभी स्टूडियो में कुशल देखिए, पता नहीं है उनको। अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है ना। चलो कुशल का भी मुकाबला करने के लिए कोई तो तैयार है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपना विचार थोड़ा सा बदल दिए, जर्मनी के बजाय आपको थोड़ा और दूर अमेरिका जाना पड़ेगा। अगली बार T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में होने जा रहा है, फर्स्ट टाइम एवर अमेरिका में किया जाएगा इस बार। मतलब अमेरिका वालों को भी हम क्रिकेट सिखा के ही छोड़ेंगे ऐसा लग रहा है, हम जिस तरह से मामला चल रहा है। तो चलिए ये है आपके लिए सेंको गोल्ड में खरीदारी करने की राय सिद्धार्थ जी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे। PLI स्कीम आज चर्चा में है और इस PLI स्कीम के चलते IT हार्डवेयर बनाने वाली कई कंपनियां फोकस में। कुशल सारी डिटेल्स लेकर हमारे साथ है तैयार। कुशल बताएं। बिल्कुल सर, यहाँ पर आप देखिए मई में ये IT हार्डवेयर PLI 2.0 स्कीम जो है मंजूर की गई थी कैबिनेट की तरफ से, और उसके बाद यहाँ पर जो 40 एप्लीकेशंस गए थे कंपनियों की तरफ से, 40 कंपनियों ने यहाँ पर अप्लाई किया था, उसमें से 27 कंपनियों को सरकार ने मंजूरी दे दी है ये PLI इंसेंटिव स्कीम के पर्सपेक्टिव से। तो 27 कंपनियों को जो अप्रूवल मिला है उसमें डिक्सन टेक, सिरमा SGS टेक्नोलॉजीज़, नेटवेब टेक्नोलॉजीज़, केन्स टेक्नोलॉजी और ITI जैसी कंपनियाँ शामिल हैं। अब इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये हो रहा है कि ये सोल मोटिव इसका ये है कि घरेलू स्तर पर जो प्रोडक्शन है, चाहे वो लैपटॉप्स हो, PCs हो, सर्वर्स हो, उन सभी कंपोनेंट्स का यहाँ पर ये प्रोडक्शन बढ़ाने का इनका फोकस है। तो ये जब यूनिट्स बनेंगी लैपटॉप्स, PCs, तो काफ़ी बड़े लेवल पर जो देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है उसको बड़े रूप पर बढ़ावा मिलता हुआ दिखेगा। एंड ऑफकोर्स डेल, फॉक्सकॉन, लेनोवो, HP ये अन्य कंपनियां हैं जिनको ये मंजूरी भी मिलती हुई दिखी है। और 27 में से 23 कंपनियां तो अभी ही यानी कि डे 0 से ही उत्पादन करने के लिए रेडी है। तो ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि देश में जो मैन्युफैक्चरिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स की वो बड़े रूप में इस PLI 2.0 स्कीम के तहत बढ़ने वाली है, जिससे काफ़ी सारी कंपनियों को बड़े रूप में फ़ायदा भी मिलेगा। इनफैक्ट नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ की मैनेजमेंट ने ये कुछ इंटरव्यूज़ में कहा भी है कि स्कीम से कंपनी ज़्यादा और अपनी जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको और भी विस्तार कर पाएगी। तो ये एक उनका कमेंट आता हुआ दिखा है। पर इसके साथ साथ ये चीज़ भी ज़रूरी है जानना कि यहाँ पर 3000 करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट्स आती हुई दिखेगी और 3.5 लाख करोड़ रुपए तक के उत्पादन, यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स है वो भी होते हुए दिखेंगे। एंड इंसेंटिव स्कीम्स के हिसाब से बता दूं 17,000 करोड़ के कुल मिलाकर यहाँ पर इंसेंटिव्स 6 सालों में दिए जाएंगे स्प्रेड अक्रॉस, जैसे जैसे जो भी उनकी नेट सेल्स होती हुई दिखेगी उसके परसेंटेज के पर्सपेक्टिव से। तो इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये चीज़ हो रही है कि ये देश में बड़े रूप में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर फोकस है और इन सभी कंपनियों को इसका बड़े रूप में फ़ायदा मिल सकता है। बिल्कुल, तो बड़े रूप में फ़ायदा मिल सकता है। इनफैक्ट आज कई सारे स्टॉक्स बजिंग भी हैं। ITI देख लीजिए, अच्छी मूव आ रही है। केन्स टेक्नोलॉजीज़ पर हमारी नज़र है। डिक्सन टेक तो ऑल टाइम परफॉर्मर है ही। सिद्धार्थ जी से भी एक बार राय लें, क्योंकि कई सारे ये स्टॉक है जो सिद्धार्थ जी रेकमेंड भी करते हैं, कवर भी करते हैं। सिद्धार्थ जी, 27 कंपनीज सिलेक्ट हुई है, उसमें कई सारी लिस्टेड कंपनीज भी हैं सर इस IT हार्डवेयर PLI स्कीम में। डेफिनेटली IT हार्डवेयर PLI स्कीम में सारी कंपनियों को बहुत फायदा मिलेगा। मुझे अभी भी याद है अनिल जी का एक इंटरव्यू जो डिक्सन टेक के साथ था, जब 2.0 PLI स्कीम लॉन्च हुई थी, तब उन्होंने जो
डिटेल दी थी, बहुत ही हैंडी डिटेल थी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी। तो ये डेफिनेटली ये पूरा स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी कंपनियों के लिए, स्पेशली डिक्सन, एवलॉन, केन्स टेक्नोलॉजी, ये सारी कंपनियां किसी कुछ एक के मार्केट कैप्स काफी छोटे हैं, बट ऑर्डर्स इतने बड़े होंगे कि इनके मार्केट कैप बहुत बड़े हो सकते हैं आने वाले 3 से 5 सालों में, जिसमें से सबसे अव्वल नंबर की कंपनी होगी डिक्सन टेक, जिसपे हमारा टारगेट है निवेश का 6,400 रुपए का, 6,400 का डिक्सन टेक पे। पर ये पूरा ईएमएस स्पेस जो है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, ये बजिंग स्पेस है, इसमें से कोई ना कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए आने वाले 2 सालों के। एब्सोल्युटली, तो इस स्पेस पर रखिए नजर और यहाँ से कई सारे विनर्स भी आपको मिलेंगे इस बाजार में। ITI देख लीजिए 8.25% ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, बट मिड कैप IT में भी अच्छी मूव है। साइंट यहाँ पर अच्छी मूव आ रही है 5.5% ऊपर। KPIT टेक, सीक्वेंट साइंटिफिक ये भी आपको काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं। सचिन जी एक बार साइंट का चार्ट देखें, 1830 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 100 रुपये की तेजी आज ही आई है सर इसमें। दीपांशु, इनफैक्ट पिछले 2 महीने के कंसोलिडेशन के बाद वापस एक काफ़ी शानदार चाल के लिए रेडी हो चुका है। एंड जिस तरीके से इसने 1800 के ऊपर की ब्रेकआउट वाली मूव सस्टेन की है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम और थोड़े दिनों के लिए एक्सटेंड होना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर 2050 तक के लक्ष्य इंडिकेट कर रहा है, बट इमीडिएट बेसिस में मुझे लग रहा है जो एक लाइफ हाई बनाया था 1945 का, आई थिंक ये पर्टिकुलर लेवल 1 से 2 दिनों में ही हासिल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी 1770 के स्टॉप लॉस के साथ। खरीदारी करके चलिए 1770 का स्टॉप लॉस। और सिद्धार्थ जी की भी वन ऑफ द एवरग्रीन पिक्स ही है। इनफैक्ट फ्राइडे के दिन ही सिद्धार्थ जी की रिकमेंडेशन भी आई थी। सिद्धार्थ जी जो फ्राइडे को नियर टर्म टारगेट्स है वो तो हिट हो गए, साइंट बताएं जरा, रिवाइज करें सर इस पर अपना व्यू। बिल्कुल दीप, आप पे भी अनिल जी का असर आ रहा है। अनिल जी जैसे 6-6, 12-12 महीने के बातें याद रखते हैं, आप भी अब याद रखने लगे हैं। तो साइंट पे डेफिनेटली 1775 का मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट थे जो अचीव हो चुके। अब पोजिशनल टारगेट आप रख सकते हैं 2160 पे। साइंट बहुत ही बेहतरीन कंपनी है इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन स्पेस, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, R&D, इंजीनियरिंग स्पेस, एरोस्पेस, ये जो यूनिक सेगमेंट है इसको केटर करती है। तो साइंट पे डेफिनेटली आप बने रहे। 2160 का पोजिशनल टारगेट। ओके, तो ये राय है आपके लिए साइंट पर आती हुई लगातार बार सुर्खियों में। मेरे ख्याल से अभी 1-2 दिन पहले ही वापस से रिकमेंड किया था, पर फ्राइडे को ही किया था ना। हाँ बिल्कुल याद है, फ्राइडे को शॉर्ट टर्म के लिए भी टारगेट दिए थे और आज भी बहुत ही बढ़िया। मुझे इसलिए याद रह गया, मैं दिल्ली में था उस वक्त दिया था, साइंट को याद आ गया। बिल्कुल। आइए, आशीष तैयार है NMDC को लेकर, कुछ डिटेल्स उनके पास है, कुछ अच्छी और पॉजिटिव खबर आई है NMDC को लेकर, जरा समझ लें, जान लें। आशीष बताइए क्या कुछ हो रहा है। सर स्टॉक में एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है लगातार। अगर आप देखें तो स्टॉक तेजी में रहा, हालांकि दूसरी तिमाही के नतीजे अच्छे नहीं थे, लेकिन स्टॉक चल रहा है तकरीबन 12 साल की ऊंचाई पर, काफ़ी बज़ है यहाँ पर। आज इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है सिटी की तरफ से, जहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने खरीदारी की राय के साथ जो टारगेट प्राइस है वो 160 रुपये से बढ़ाकर 190 कर दिया है। और इसके पीछे के जो तर्क हैं काफ़ी कन्विंसिंग लग रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि काफ़ी समय से जो कीमतें वो बढ़ी नहीं है, अब हेडरूम है कि 1000 रुपये प्रति टन तक जो कीमतें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। और इसके पीछे एक और रैशनल ये भी है कि अगर आप दूसरे इंपोर्टेड कीमतों के मुकाबले तुलना करके देखेंगे तो आयरन और भारत में जो अभी फिलहाल डोमेस्टिकली आपको मिल रहा है वो 20% सस्ता है। तो हेडरूम है यहाँ पर आपको कीमतें बढ़ने का। साथ में अगर आप देखें तो ग्लोबली जो आयरन और कंपनीज हैं इनको कंपेयर करके देखेंगे तो NMDC की वैल्यूएशन काफ़ी उचित नज़र आ रही है। FY25 फॉरवर्ड EV EBITDA अगर आप देखें तो 3.8 टाइम्स का, और ग्लोबली जितने भी पीयर्स हैं वो कर रहे हैं ट्रेड फिलहाल 6.5 से लेके 6 टाइम्स तक, यानी वैल्यूएशन का कंफर्ट है। ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। प्राइस राइज का भी एक ट्रिगर है। और इसी के साथ अगर आप देखें तो जो ओवरऑल काफ़ी फैक्टर्स है, जैसे मिसाल के तौर पर 8.5% की जो फ्री कैश फ्लो यील्ड है, डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी अभी भी इस भाव पर भी 4-5% के आसपास की डिविडेंड यील्ड आती है। तो इन्हें लग रहा है कि ये स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। और इसी के चलते खरीदारी की राय के साथ जो टारगेट है 160 से बढ़ाकर 190 कर दिया है। ओके, ये है आपके लिए NMDC जहाँ पर आपको रखनी है नज़र। एक्शन में ये काउंटर आपको आते हुए दिख रहा है, रखिए इस पर नजर। आज 1% ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, देखते हैं कैसे मूव आएगी। सचिन जी के पास चलते हैं, बिल्कुल उनके लिए BTS WT। बताएं सर।
दीपांशु, और एक जो स्टॉक है काफी धीमी रफ्तार से ऊपर आ रहा है, वो है HDFC बैंक। बड़े फायरवर्क्स अभी तक देखे नहीं गए इस पर्टिकुलर काउंटर में, बट जिस तरीके से 60 मिनट्स चार्ट पे एक डायमंड फॉर्मेशन है, तो मुझे लग रहा है काइदर से ब्रेकआउट वाली मूव जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनफोल्ड होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है कि एक ब्रेकआउट होना चाहिए रादर देन ब्रेकडाउन, तो इसीलिए यहाँ पर खरीदारी करने की मैं सलाह दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 1503 के आसपास लगाए फ्यूचर्स में, एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 1535 तक की एक चाल बन सकती है, एंड पोजिशनली वापस एक बार ये स्टॉक 1555 तक पहुंच जाना चाहिए, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी HDFC बैंक के फ्यूचर में। तो 35 और 1555 खरीदारी की राय HDFC बैंक फ्यूचर्स में, और अगर ये आपको एक्शन आई में आएगा तो फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही आपको पॉजिटिविटी भी बनते हुए दिखेगी। HDFC बैंक इस पर रखिए नज़र, खरीदारी आ रही है। भारतीय एयरटेल की अभी आपके लिए बाय कॉल आई थी वागले साहब की तरफ से। इंडस टावर्स पर भी रखिए नज़र, वहाँ पर भी आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। साथ ही नज़र रखिए वोडाफोन आइडिया, जो आज सुबह मनसी जी ने भी बात करी थी, यहाँ पर भी आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है। तो ये टेलीकॉम स्टॉक्स हैं जो मूव कर रहे हैं। इंडस टावर स्पाइक करके डेज हाई पर है, वोडाफोन आइडिया आज सुस्त है, बट रिसेंटली इसमें भी आपको एक बड़ी मूव आती हुई दिखी है। एक बार वागले साहब से इंडस टावर की चार्ट पर राय ली जाए। वागले साहब जरा इसको भी देखें, बताएं यहाँ पर क्या है व्यू आपका। दीपांशु, मुझे लगता है इंडस टावर्स भी 200 तक तो जाएगा ही जाएगा, 200 के पार निकलेगा तो फिर 220 तक भी जाएगा। इसका भी पैटर्न भारती के ऑलमोस्ट सिमिलर है। इनफैक्ट ये ऐसा स्टॉक है जिसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है जब ये चलता है, और मुझे लगता है आज वो दिन है। मे बी आज और कल के 2 दिन में आपको ये 15-20 रुपए की 25 रुपए की मूव दे सकता है। आपको 187 के स्टॉप लॉस से इसमें अभी, और या थोड़ा सा हल्का सा 190 तक आता है तो करेक्टिव मूव पे एंट्री करनी है। 3 रुपए का 3.5 4 रुपए का रिस्क होगा, और पहला टारगेट 200, दूसरा टारगेट 215 220। तो ये है राय आपके लिए इंडस टावर पर आती हुई वागले साहब की तरफ से। आइए सुमित जी की भी राय ले लें बिल्कुल के बाद सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 168 रुपए, 168 रुपए 50 पैसे। 168.50 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है एनसीसी। एनसीसी के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। स्टॉक पिछले 3 दिनों के हाई आज सिंगल कैंडल में ब्रेक कर रहा है, तेजी के संकेत है। वैसे भी स्टॉक एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। स्टॉक पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। एनसीसी लग रहा है कि यहां से 170 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ का आने वाले दिनों में दिखाएगा। खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 162 163 के पास है, तो 162 का स्टॉप लॉस लगा के एनसीसी में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 178 रुपए का, दूसरा टारगेट 182 रुपए का। ये दोनों टारगेट शॉर्ट टर्म के हैं, पोजिशन टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे। तो 162 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 178 182 के टारगेट्स के लिए। एनसीसी सुमित जी का एक ओल्ड फेवरेट है, सिद्धार्थ जी का भी ओल्ड फेवरेट है, और आज मोमेंटम में भी आपको दिख रहा है। हमारा भी एक ओल्ड फेवरेट है टाटा कम्युनिकेशंस। आज यहाँ पर भी थोड़ी मूव आपको आती हुई दिख रही है। 1.25% ही ऊपर है, बट थोड़ा मोमेंटम में आ रहा है स्टॉक। अगेन टेलीकॉम स्टॉक स्पेस से जुड़ा हुआ ये काउंटर आपको एक्शन में दिख रहा है। डेज हाई पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। कुणाल जी, टाटा कॉम देखें, रिसेंटली थोड़ा कंसोलिडेशन भी हुआ है इसमें, 1725 के लेवल। टाटा कॉम सर, कि जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु, स्टॉक एक सीमित दायरे में बहुत ही नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है। स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज तक गया, वहां से इसने कुछ मोमेंटम बना। 50 डेज मूविंग एवरेज से बिल्कुल नीचे अब फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि 1750 रुपए का जो लेवल है ये स्टॉक के लिए इमीडिएट हर्डल है, और उसकी चर्चा हम पिछले सप्ताह भी कर रहे थे। 1750 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो इस स्टॉक में आपको वापस से मोमेंटम बनता दिखेगा। तो मेरी राय में फिलहाल वेट एंड वॉच करें। 1750 के ऊपर क्लोज आने पर खरीदारी कराएं। ओके, 1750 के ऊपर अगर क्लोज आता है तो आपके लिए खरीदारी की राय होगी। ये है आपके लिए टाटा कॉम, जहां पर एक्शन बन रहा है। रियल एस्टेट स्टॉक्स, इस पर भी रखिए नज़र, और एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड बन रहा है। कुछ दिन पहले हमने आपके लिए खबर हाईलाइट करी थी पूर्वांकरा, कैसे ये साउथ बेस्ड डेवलपर अब मुंबई में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पार्ट ले रहा है। डीएलएफ मुंबई में प्रोजेक्ट बना रहा है। इसी तरह जो मुंबई की दिग्गज रियल एस्टेट कंपनीज हैं वो भी अब बाकी शहरों में अपना कारोबार एक्सपैंड कर रही हैं। ये इंटरेस्टिंग खबर आई है। तो क्या है प्लान्स, कौन सी कंपनीज, कैसे हो रहा है एक्सपेंशन, आइए एक बार जरा समझते हैं आशीष के साथ। आशीष, ये इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर्स जैसे ओबरॉय रियल्टी हो गया, मैक्रोटेक हो गया, ये बाहर जा रहे हैं अपना कारोबार बढ़ाने के लिए।
क्या है इनकी स्ट्रैटेजी? बिल्कुल दीपांशु, जैसे कि आपने बताया कि लगातार ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है। जो छोटे शहर वाले बिल्डर्स हैं वो मुंबई की तरफ रुख कर रहे हैं, और साथ में अगर आप देखें तो जो मुंबई के डेवलपर्स हैं वो दूसरे सिटीज़ को टैप कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर नज़र आ रहा है गुरुग्राम, नोएडा, पुणे, बैंगलोर, नागपुर। इन सिटीज़ में अगर आप देखें तो मुंबई बेस्ड जो डेवलपर्स हैं इनका फोकस लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आज की भी खबर आपको बता दूं कि ओबरॉय रियल्टी ने गुरुग्राम में 597 करोड़ में करीब 15 एकड़ ज़मीन खरीदी है, और यहाँ पर ये लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले खबर आई थी मैक्रोटेक डेवलपर्स की तरफ से, जहाँ पर 2 हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 800 करोड़ का बड़ा ये निवेश करने वाले हैं, और पूरे FY24 में 7 नई लोकेशन ये टैप करने वाले हैं। 7 में से 5 पुणे हैं और 2 प्रोजेक्ट्स ये बैंगलोर में भी लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़, जिनके पास फिलहाल मुंबई में काफ़ी अच्छी पकड़ है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो Q2 में मुंबई से बाहर 5 नए प्रोजेक्ट इन्होंने ऑलरेडी लॉन्च किए हैं। इन्हें भी जो लोकेशंस पसंद आ रही हैं वो पुणे, बैंगलोर, नोएडा, नागपुर, ये कुछ ऐसी सिटीज़ है जो मुंबई बेस्ड डेवलपर्स को काफ़ी पसंद है। तो एक जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, तो रियल्टी स्पेस काफ़ी बजिंग यहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। मुंबई के बाहर वाले भी तो मुंबई में आ रहे हैं, उसका क्या? हाँ सर, वो भी आ रहे हैं। तो फिर वो भी तो बताओ आप। वो तो पहले दीपांशु ने बता दिया। दोनों हो रहा है, मतलब कंपटीशन बाहर वाले यहाँ आके दे रहे हैं, यहाँ वाले बाहर जाके दे रहे हैं। लेकिन सर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मुंबई बेस्ड के जो डेवलपर्स हैं वो कह रहे हैं कि बाहर जो छोटे डेवलपर्स हैं उनको अच्छा खासा कंपटीशन दे सकते हैं। ये कुछ रिपोर्ट, हाँ साइज बड़ी तो बता रहे, ट्रैक रिकॉर्ड साइज के हिसाब से, ब्रांड के हिसाब से बढ़िया है। वैसे तो यहाँ भी मुंबई में प्रेस्टीज वगैरह ने, प्रेस्टीज है, पूर्वांकरा, DLF ने प्लॉट खरीदी शुरू कर दिया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग है। और जो गुरुग्राम के रियल एस्टेट डेवलपमेंट पर गहरी और पैनी नज़र रखने वाले हमारी त्रिमूर्ति, कुणाल जी, राकेश जी और आशीष सर जी, जरा एक बार उनके तीनों के बिहाफ पे बंसल जी विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं इस पर। बंसल जी, ओबेरॉय पहुंच गया है वहाँ पे आपके गुरुग्राम में? कितना? 600 करोड़ रुपए में? 600 करोड़, 15 एकड़, 14-15 एकड़। देखो नज़र जरा आप कर क्या हो सर्वे वगैरह? नहीं अनिल जी, देखी हुई जगह वो अनिल जी काफी प्राइम प्रॉपर्टी है, वो आईरियो का लैंड बैंक है, और वो अनिल जी जैसी वो भी बुकिंग से लॉन्च से पहले ही अनिल जी बिक जाएगा। और खास बात क्या, जो भी आप बोल रहे थे ना कि बॉम्बे में भी बाहर वाले आ रहे हैं, अनिल जी बॉम्बे के बिल्डर्स आर नोन फॉर टाइमली डिलीवरी, और यहाँ NCR में अनिल जी सिर्फ DLF को हटा दें आप, दे आर नोन फॉर अनटाइमली डिलीवरी अनिल जी। तो जो बॉम्बे वाले यहाँ पे आ रहे हैं, NCR में आ रहे हैं ना, दैट वुड बी अ गेम चेंजर। जो ओबराय वाला गुड़गांव में आया है वो एक गेम चेंजिंग होगा, और वो भी एकदम हॉट केक की तरह बिकेगा अनिल जी। मतलब कि लॉन्च से पहले ही, प्री लॉन्च से पहले ही बिक जाएगा वो भी सारा का सारा। वो प्राइम प्रॉपर्टी अनिल जी देखी हुई है मेरी। नो वंडरफुल, क्या बात है। हाँ, कुणाल जी कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? जी सर। अनिल जी, मैं ये जोड़ना चाहता हूँ अनिल जी, ये जो प्राइम प्रॉपर्टी की चर्चा कर रहे हैं अनिल जी, हमारे राकेश जी, बिल्कुल उसके पास अनिल जी उसी कंपाउंड में बहुत ही एक शानदार 5 सितारा होटल भी बना है। अच्छा। तो बंसल जी अगर प्रॉपर्टी देखने गए थे तो अनिल जी वहां पर वो दावत भी दे सकते हैं, कभी आप यहाँ पधारेंगे तो वहां पर अनिल जी आयोजन भी किया जा सकता है। तो ये सारी जानकारी बंसल जी ने आपके साथ शेयर नहीं की। नहीं, तो ये मैं आपको अपनी ओर से बता रहा हूँ। नहीं, गुड़गांव की दावत तो जो आशु सर देंगे वो कोई उनका मुकाबला नहीं है। अच्छा, अरे उनके मतलब आप जाओ एकदम, वो आपको ऐसा टूरिस्ट गाइड की तरह घुमाएंगे गुड़गांव, और एक चप्पा चप्पा, मतलब पूरा आपको, मतलब इन द सेंस कि कमर्शियल और बिजनेस इंटरेस्ट के एंगल से। अच्छा, हाँ वैसा पूरी उनकी नजर, कहाँ क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या किस तरह की ग्रोथ आएगी, किस तरह के ऑफिसेज आ रहे हैं, किस तरह के रेसिडेंसेज बन रहे हैं, हर डिटेल आप आशु सर को पूछ लो। गजब की नॉलेज, सारे चैनल चेक किए। जी आशु सर। अनिल जी बिल्कुल, और आपका ट्रिप लॉन्ग ओवर ड्यू है। अब कुछ घंटे किसी दिन निकालिए और अनिल जी बिल्कुल अपडेट देते हैं, अपार्टमेंट्स की भी, फ्लैट्स की भी, फ्लोर्स की भी, और इतने नए जॉइंट्स खुल गए अनिल जी, बहुत मजा आएगा आपको। एक बार कभी वीकेंड पे आना नहीं तो क्या, सुबह शाम वाले में टाइम ही नहीं मिलता। करेक्ट सर। यार लेट इवनिंग दिल्ली में आओ, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग इवनिंग शो करो, वापस शाम को आ जाओ, तो उसमें भागम भागी में होता नहीं। आशु सर, एक बार आपसे समय लेके किसी वीकेंड पर आऊँगा, ताकि एकदम थोड़ा आराम से एक बार गुड़गांव का फिर से मुआयना किया जाए। वैसा हो डेवलपमेंट गजब के आ रहे हैं गुड़गांव से। हाँ, और सेक्टर भी ये पूरा ज़बरदस्त एक्शन में है,
और आप देख ही सकते हैं इस बार दशहरे पर भी हाईएस्ट एवर सेल्स, दिवाली पर हाईएस्ट सेल है, गजब की सेल्स आती है। और डीएलएफ तो आपका खैर वन ऑफ द स्टॉक ऑफ द ईयर भी था, जो ऑलरेडी अपने टारगेट्स अचीव कर चुका है। चलिए, ये है आपके लिए पूरा का पूरा रियल एस्टेट स्पेस पे जो एक्शन हो रहा है उस पर अनिल जी की राय। कुछ और स्टॉक्स भी जो एक्शन में दिख रहे हैं। भारत डायनामिक्स देखिए एक बार फिर से मूवमेंट के लिए हो रहा है तैयार, 2% ऊपर भारत डायनामिक्स इस समय आपको ट्रेड करते दिखेगा। पिछले कुछ मिनटों में एक फ्रेश मूव आती हुई दिख रही है। सुमित जी, भारत डायनामिक्स जरा देखें सर, 1150 का लेवल वापस एक्शन के लिए हो रहा है तैयार। दिवांशु देखिए, सेक्टर पूरा तेजी के अंदर है, बीडीएल के अंदर यहाँ से और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा और पिछले 8-10 दिनों से स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर का मूव ही दिखा रहा है। 1145 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, यहाँ से ऊपर में इमीडिएटली 1170 से लेके 1180 तक का मूव देखने को मिल सकता है और एक बार ये 1180 का लेवल तोड़ेगा तो 1250 तक का मूव फिर आने वाले दिनों में दिखाएगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो बीडीएल में खरीदारी करें। कोई भी डिप आता है तो बीडीएल में खरीदारी करके चलने की राय होगी, ये अच्छा काउंटर दिख रहा है। न्यू एज कंपनीज भी एक्शन में आ रही हैं, पीबी फिनटेक, नाइका, पेटीएम, इन तीनों पर भी रखिए नजर। तीनों में आपको इस समय अच्छा एक्शन आते हुए देखेगा। पीबी फिनटेक 3.5% ऊपर है, नाइका तो रिसेंटली अच्छे मोमेंटम में आया है और मेहुल जी की रिकमेंडेशन भी थी, और साथ ही पेटीएम भी आपको 1-1.5% ऊपर दिख रहा है। तो थोड़ी खरीदारी इस स्पेस में भी दोबारा बनती हुई दिख रही है। काफ़ी एक्टिव एक्शन यहाँ पर बना हुआ है और पेटीएम पर एक स्पाइक भी दिख रहा है। अभी अभी 900 का लेवल इसने क्रॉस किया है। सचिन जी, एक बार पेटीएम के चार्ट पर आपकी राय लूंगा, जरा देखिए अभी मूव अच्छी आ रही है, इसमें कोई ट्रेड बन रहा है सर? दिवांशु, यहाँ पर ट्रेड तो पॉजिटिव साइड पे बन सकता है, बिकॉज ओवरऑल 880 के आसपास एक अच्छा इसने सपोर्ट बनाया था। फ्राइडे के सेशन में एक बुलिश हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन है एंड जिस तरीके से इसकी क्लोजिंग एस्टैब्लिश हो रही है 900 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है एक रिन्यूड मोमेंटम आना चाहिए काउंटर में। 930, 940 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आप 892 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। 892 का स्टॉप लॉस होगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। और नजर रखिए पेटीएम, यहाँ पर एक्शन आपको दिख रहा है। एमएनएम ये थोड़ा कमजोर हुआ है, आज 2-2.25% नीचे है, निफ्टी का टॉप लूजर भी इस समय है। वागले साहब, एमएनएम का चार्ट देखें, एग्जैक्टली 1550 के लेवल पर है इस समय, कुछ करने के मूड में नहीं दिख रहा है। क्या व्यू है सर एमएनएम पे? दीपांशु, 1600 का एक रेजिस्टेंस है, वहीं से घुमा है। कल का हाई लगभग 1601 का है, आज ओपन हाई बना के ओपन होते ही वन में गिरा है, तो थोड़ा और करेक्शन आ सकता है 1530, 1535 तक, लेकिन बहुत ज़्यादा उससे बड़ा मूव मुझे दिख नहीं रहा है। और आउटर साइड अगर जाता भी है नीचे तो 1500 में का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो होल्ड करना चाहिए। सो का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो होल्ड करना चाहिए। देखते हैं इन लेवल से क्या व्यू है, बट एमएनएम में आज थोड़ी नरमी है। सिद्धार्थ जी, बजाज फाइनेंस लगातार दूसरे दिन इसमें गिरावट आ रही है, जो आरबीआई ने कंज्यूमर लोन्स को लेकर कहा था उसका इम्पैक्ट आ रहा है। उसके पहले इनको 2 डिजिटल प्रोडक्ट्स के जरिए कहा भी था कि अब आप नए लोन्स नहीं बांट सकते, वहाँ पर भी कंपनी ने रोक लगा दी है। कैसे अप्रोच करना चाहिए सर बजाज फाइनेंस को इस समय? 2 बैक टू बैक खबरें ऐसी आई हैं जिसका इम्पैक्ट इन पर होता है। बिल्कुल दीपांशु, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इसमें नरमी दिख रही है, बट मैं मानता हूं कि पोजिशनली मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी भी बजाज फाइनेंस बाई पे ही बनता है, क्योंकि सिर्फ कंज्यूमर लोन्स नहीं है। अभी आशु जी भी बात कर रहे थे आईफोन एप्पल की, तो मैक्सिमम आप कैपिटल गुड्स स्टोर में जाएंगे तो बजाज फाइनेंस ही पाया जाएगा इन टर्म्स ऑफ फंडिंग एंड लेंडिंग। बट इसके ऊपर भी माइक्रो फाइनेंस में अब बिजनेस Q4 में माइक्रो फाइनेंस में आना है, ऑटो लोन्स में अभी Q2 से आ चुके हैं, तो मैं मानता हूं कि वो भी अपनी लोन बुक और जो प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग है वो एक्सपैंड कर रहे हैं, जिसके कारण इनकी जो ओवरऑल बिजनेस है इसमें सेफ्टी आ सकती है। मैं अभी भी कहता हूं, अगर बजाज फाइनेंस 6 से 12 महीने का ऑब्जेक्टिव है आपका, तो जरूर यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की आपको स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। इसी के साथ दीपांशु, अगर एक बिगुल की रिक्वेस्ट थी आप ही के लिए, किसी और के लिए? नहीं अनिल जी, मेरे लिए। अरे कभी तो दूसरे के बारे में भी सोचा करो सिद्धार्थ जी, हमेशा अपने ही सोचते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, उसके बाद जिसका है कतार में ना, अरे कतार में तो अपना बोल ही देगा। आप भी तो कभी बोलो कि कभी आज मेरे लिए नहीं, आशु जी के लिए या वागले साहब के लिए बिगुल बजाओ। अगर आपको मौका दिया है इस पैनल में कि आपको किसी एक के लिए बजवाना है बिगुल, किसके लिए कहेंगे आप? जी आपके लिए बजवा देंगे। मेरी बैंड बजाने में लगे जी आशु सर।
अनिल जी देखिए, आप ये सिंपल भी बोल सकते थे कि एक कॉल देनी है, फिर वो अनिल जी वो चमचमाता और बिगुल, मतलब सिद्धार्थ की सेलिब्रेशन ही खत्म नहीं हो रही है। हाँ, ये कितना तकलीफ हो रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। सिद्धार्थ जी अभी तक भी आप है ना वो वाले माहौल में नहीं आ पा रहे हो। मुझे लग रहा है आपने फाइनल देखा नहीं, ऐसा लग रहा है। जी फाइनल देखा, मैंने भी कल रात को खाना नहीं खाया और मैं भी आज जर्सी पहनने से मिस कर रहा हूँ। पर ये क्या है कि अनिल जी चमचमाता सेनको गोल्ड को तो जो कॉल है वो तो देना ही पड़ेगा। ओके, चलिए बिल्कुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सीड। बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, और ये ऑटो एंसिलरी की कंपनी है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। इस पे खरीदारी की राय है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन पे। शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 5400 का, 5400 का। पोजिशनल टारगेट रखना है 5550 का। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन जो एल्यूमिनियम कास्टिंग प्रोडक्ट्स में है, पावर ट्रेन कंपोनेंट्स में है। ग्रोथ दमदार 52% का वाईओवाई ग्रोथ देखा गया। कामकाजी मुनाफा भी करीबन 38% और मुनाफा 51% दूसरे तिमाही में देखा गया। मैनेजमेंट उम्मीद करते 15 से 20% का सीएजीआर ग्रोथ हो सकता है पावर ट्रेन कंपोनेंट और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। साथ ही साथ FY24 यानी ये साल का जो केपेक्स अनाउंस किया गया था 330 करोड़ का, इसको भी बढ़ा दिया है, 490 करोड़ कर दिया गया है। 33% मुनाफा ग्रो हो सकता है सीएजीआर आने वाले 2 सालों के लिए। और कमर्शियल व्हीकल में काफी अच्छी रिकवरी देखी जा रही है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन द्वारा। शॉर्ट टर्म टारगेट 5400 और पोजिशनल टारगेट 5550। ओके, 5550 ये है आपके लिए, और 5550 के टारगेट के लिए क्राफ्ट्समैन में करें खरीदारी। आइए बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताइए। एक सेल साइड का स्टॉक अभी रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 519.50, 520, 519.50, 520 का अभी भाव है फ्यूचर्स के अंदर। स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। स्टॉक में आज एक सेल ऑफ है, लास्ट 2-3 दिनों के लो ब्रेक कर रहा है। आरती इंडस्ट्रीज में यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग और एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो यहां पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो ऊपर में चार्ट्स के ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 528 रुपए, 530 रुपए के पास दिखाई दे रहा है, तो 530 के स्टॉप लॉस से आरती इंडस्ट्रीज में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 510 रुपए का, दूसरा टारगेट 500 रुपए का। ये दोनों टारगेट शॉर्ट टर्म के हैं, 2 से 4 दिनों के लिए बिकवाली करके काम करें 530 के स्टॉप लॉस से 510 और 500 के टारगेट्स के लिए। 510-500 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म में करें बिकवाली आरती इंडस्ट्रीज में। ये राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से। आइए थोड़ा फोकस कमोडिटी बाजार पर किया जाए, क्योंकि कॉपर के दाम 2 महीनों की ऊंचाइयों पर चल रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह? नेहा हमारे साथ है कुछ डिटेल्स लेकर। नेहा बताइए। सो अक्रॉस द बोर्ड सारे मेटल्स ही चढ़ रहे हैं। आप कह सकते हैं एल्यूमिनियम जिंक को भी चढ़ना था, लेकिन पिछला हफ्ता उनके लिए थोड़ा सा डगमगाता हुआ साबित हुआ। अदरवाइज निचले स्तरों से सारे मेटल्स में स्ट्रेंथ आई और कॉपर को उसका फायदा मिला। सिर्फ यही नहीं, आयरन और स्टील की बात करें, चीन के बाजारों में ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने की ऊंचाई पर कारोबार कर रहे हैं, और डालियन आयरन और है वो तो 2.5 साल की ऊंचाई पर है। अब स्ट्रेंथ के कारण क्या है? अमेरिका में अगले साल अब ब्याज दरों में कटौती की जो उम्मीद मार्केट में बढ़ रही है, उसकी वजह से हमने देखा है अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। डॉलर इंडेक्स 2.5 महीने के निचले स्तर पर है, ये एक दोहरा सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर बहुत बड़े स्टेटमेंट्स निकल कर आए हैं। एंटोफेगास्टा, इन्होंने अगले साल के लिए जो चीन के स्मेल्टर्स हैं उनके साथ कॉपर की जो ट्रीटमेंट और रिफाइनिंग चार्जेस है वो 9% घटाए हैं। ये इंप्लाई करता है कि कॉपर की सप्लाई यहाँ पर काफ़ी टाइट स्थिति दिख रही है, और उसी कारण से हमने यहाँ पर, और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ऐसे माइनर्स हैं जिन्होंने इस बार अपनी जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो घटा दी हैं नए साल के लिए। भारत और दक्षिण एशियाई देशों में इस दशक में कॉपर की खपत अच्छी रहने वाली है। चाइना से उतने अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन इंडिया पे अब सबकी नज़र टिकी हुई है, और अगले 5 सालों में उन्हें लग रहा है अच्छी खासी कॉपर की खपत यहाँ से आने वाली है। एंग्लो अमेरिकन है, उनको लगता है कि लिथियम के साथ साथ ईवी मेटल्स जितने भी होंगे उनकी डिमांड यहाँ बढ़ने वाली है। गोल्डमैन सैक्स ग्लोबल आयरन ओर मार्केट को लेकर प्राइसेस के लिहाज से बहुत पॉजिटिव है। उन्हें लगता है कि भंडार कम है और उत्पादन घट रहा है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील में सप्लाई घटने की पूरी स्थिति दिख रही है। चाइना से 16 सेक्टर की बढ़ती खपत है, एल्यूमिनियम की डिमांड यहाँ बढ़ रही है, और कोडेल्को ने कॉपर का उत्पादन जो है वो तकरीबन पिछले साल
25 साल के लोस पर रहा है। तो हर तरफ से यहाँ सप्लाई टाइटनेस के ही इंडिकेशंस मिल रहे हैं और डिमांड कुछ बेहतर होने के संकेत है। ग्लोबल बैंकों की क्या राय है? गोल्डमैन सैक्स वो मानते हैं कि 62% ग्रेड आयरन ओर है, उसकी कीमत उन्होंने फोकास्ट बतौर बढ़ा दी है। उन्हें लगता है यहाँ अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। सिटी रिसर्च उन्हें लगता है कि कॉपर में अगले 6 से 12 महीने में अच्छी स्ट्रेंथ होगी। बेस केस 75 से 8500 का बन चुका है, इसके ऊपर स्ट्रेंथ ही आनी है। गोल्डमैन सैक्स पूरे मेटल सेक्टर को लेकर वो बहुत पॉजिटिव हैं। वो कह रहे हैं जो भी डिप्स मिले 2024 कमोडिटीज में निवेश का साल होगा। खास तौर से उन्हें लगता है कि मेटल्स में अच्छी स्ट्रेंथ आएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉमर्स बैंक सोने और चांदी में भी बहुत बुलिश है। उन्हें लगता है कि चांदी एज एन इंडस्ट्रियल मेटल बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। 29 डॉलर का वो टारगेट दे रहे हैं और गोल्ड में रिकॉर्ड लेवल्स। ओह, $2100, $29 चांदी। चांदी, हाँ, गोल्ड $2100, हाँ, गोल्ड $2100, $29 रिकॉर्ड लेवल। 24 डॉलर है अभी। $30, 23, 23.5 के 24 से आसपास। 30 तक, $29। चांदी में चांदी हो जाएगी। चांदी में चांदी हो जाएगी 25% ऊपर यहाँ से। नेहा जी डरा रही है भाई, जल्दी जल्दी सोना चांदी खरीद लो जिसको खरीदना है। विशेषकर से जिसको, हाँ, बंसल जी भी कुछ कहना चाहते हैं। बंसल जी आप कुछ कहें उससे पहले मैं भी बता दूं। बंसल जी बोलिए, और स्क्रीन पे आगे हैं। जिसको सोना चांदी खरीदना जल्दी से खरीदें, विशेषकर से जिसको शादी करनी है और उनके सोने चांदी की ज़रूरत पड़ेगी वो जल्दी से खरीद लें। और इससे याद आया, हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी से जुड़ चुके हैं, उनसे बहन से बेनिफिट पर बात करेंगे, दीपांशु भंडारी। लेकिन इससे पहले बंसल जी अपनी राय व्यक्त करेंगे। जी बंसल जी। अनिल जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अनिल जी एक ऐड करना चाह रहा हूं, और मतलब कि नोट कर ले अनिल जी, दीपांशु भी, जो अभी नेहा ने टारगेट दिया ना सिल्वर के $29 के, अनिल जी $29 आएगा तो रुकेगा नहीं। 28-29 का अनिल जी लेवल टूटेगा तो नॉन स्टॉप रैली देखने को मिलेगी चांदी के अंदर $50 तक की। तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। बार बार अनिल जी रिकमेंड कर रहा हूँ, 2 से 3 साल का नजरिया बनाना चाहिए। सिल्वर का ETF हमारी एक्सचेंज में अवेलेबल है और उसमें अपनी क्षमता अनुसार सिप करना चाहिए। 29 आएगा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, तो अनिल जी $50 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बड़े चार्ट पर एक बड़ा ऐतिहासिक ब्रेकआउट है 28 के ऊपर। और दूसरा अनिल जी एक चीज और भी बोलना चाह रहा हूं मैं, अनलाइक सिद्धार्थ जी जो हमेशा हाथ खड़ा करते हैं अपने बिगुल के लिए और अपने अपडेट के लिए, तो अभी पीबी फिनटेक पर अनिल जी बात हो रही थी, तो जितनी बार भी अनिल जी पीबी फिनटेक का चार्ट सामने आता है तो अनिल जी सामने आती है आपकी शक्ल। आपने मतलब कि एक बार मैं एग्जैक्ट लेवल्स बता देता हूँ अनिल जी, काफी निचले लेवल्स पर इसको आपने रिकमेंड किया था। उस समय ना चार्ट्स पे कोई संकेत थे, किसी तरीके का कोई भी संकेत नहीं था जब आपने पीबी फिनटेक को रिकमेंड किया था। आपने अराउंड अनिल जी इसको 400 रुपीज के अराउंड पिक किया था और अब तो दोबारा से एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो आपकी 2 पिक्स, पहली वाले का तो अनिल जी नाम भूल गया मैं, 45 रुपीज के अराउंड है, वो फार्मा कंपनी थी। फार्मा कंपनी है जो पैरासीटामोल बनाती है, वो भी आपकी ऐसी चली थी। और इस स्टॉक को भी आपने जब पकड़ा था कोई इसकी बात नहीं कर रहा था, वहां से डबल हो चुका है ये। बिल्कुल, और कुछ बढ़िया गेन से नए जमाने के स्टॉक सारे एक साथ हुए थे, जोमेटो, पीबी फिनटेक और पेटीएम। तीनों लगभग तीनों डबल हो गए, कुछ डबल से ज़्यादा, कुछ डबल से थोड़े कम, नहीं कम तो कोई भी नहीं, डबल लगभग हुआ है। 500 वाला आपका पेटीएम 1000 हो ही गया है लगभग, नहीं 900 हुआ है, ये थोड़ा सा डबल से कम हुआ है, बाकी तो डबल से ज़्यादा हो चुके हैं। पीबी फिनटेक भी, जोमेटो तो और भी ज़्यादा है। मैं एक स्टॉक और हाईलाइट करना चाहूँगा अनिल जी, जो आपने 17 अक्टूबर 2023 को दिया था, ये तब नवरात्रे चल रहे थे, तो नवरत्न SIP में इसे रेकमेंड किया था। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स 410 के आसपास इसे रेकमेंड किया था। उसके बाद स्टॉक में एक स्पाइक आया, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, आज फिर से मूव कर रहा है और 450 के लेवल पर इस समय लेटेंट व्यू एनालिटिक्स खड़ा हुआ है। तो बढ़िया मूव आज के ट्रेडिंग सेशन में इन पर्टिकुलर इस स्टॉक में आती हुई दिख रही है, जो नवरत्न SIP में 1 महीने पहले रेकमेंड किया गया था सर। बिल्कुल, तो अच्छी तेजी यहाँ पर आज 10% ऊपर है। वाह, वंडरफुल, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुणाल जी भी कुछ कहना चाहते हैं और उसके बाद आशु सर की भी राय। जी कुणाल जी, जल्दी से बताएं। नहीं यानी कि मैं तो राकेश जी की मदद करना चाह रहा था। नहीं जी, उस स्टॉक का नाम है IOL केमिकल, जिस पर आपने खरीदारी की राय दी थी, तो वो याद कर रहे थे कि कौन सा वो स्टॉक था। तो IOL केमिकल पर नहीं जी आपने खरीदारी की राय थी एक जमाने में। हाँ, ऑयल केमिकल, यस, वो दिल्ली के ज़माने की 18-20 रुपये से हम इस पर बुलिश हुआ करते। जी आशु, तो बताएं आपकी तरफ से अपडेट। अनिल जी, अपडेट ये है कि आप जोमेटो का भाव देखो अनिल जी, कल अगर इंडिया जीत जाती ना तो इतना बड़ा मतलब एक रात में इतनी सेलिब्रेशन होनी थी कि आज तक जोमेटो ने एक रात में इतने ऑर्डर नहीं किए होते।
और अनिल जी उल्टा ये हो गया कि जो कुशल और हम बात कर रहे थे कि खाने का भी मन नहीं हो रहा, तो अनिल जी जो रेगुलर खाना है ना वो भी आज जोमेटो से कोई ऑर्डर नहीं कर रहा और 4 रुपए देखिए स्टॉक गिर गया है वो। और मेरा तो डिस्क्लेमर है अनिल जी, पर्सनल निवेश है, तो अनिल जी हर तरफ से मतलब खराब खबरें सुनने को मिल रही है। तभी मैं सोच रहा आज गिरा क्यों जोमेटो, अब समझ में आया कि अगले 3-4 दिन तो के चक्कर में बहुत सारे ऑर्डर्स होते जो, बात तो सही है। हार्ड लक। ओके, आइए वागले साहब के लिए एक बिगुल, वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, BTST उसी स्टॉक में करना है जिसका जिक्र कुछ देर पहले दीपांशु ने किया। इंडस टावर में जो ब्रेकआउट है ये आपको 200 का टारगेट आपको कल सुबह तक ही दे सकता है। अभी जिस तरह से क्लोज हो रहा है 190 250 का करंट भाव है, मुझे लगता है ये सस्टेन करेगा। आपका 180 750 188 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 200 का पहला टारगेट। किसी को पोजिशनल व्यू लेना है तो 210 215 का 2 से 3 दिनों का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए राय इंडस टावर पर खरीदारी की BTST के तौर पर। अब तैयार है आशीष और तैयार है दीप भी। आप दोनों तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। तैयार दोनों के लिए, तो दोनों की तरफ से हाँ समझे। ओके, बिल्कुल बेस्ट से बेनिफिट का तैयार नहीं। बेस्ट से बेनिफिट का बिल्कुल। जी आशीष जी बताएं सर। सर 8 स्टॉक है हमारे पास बैन में, 8 में से ऑलरेडी हैं और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी पोजीशन अभी फिलहाल 80% से नीचे हो। 9 मिनट हमारे पास अभी बचे हुए हैं। तो डेल्टा कॉप सबसे लीस्ट है 83% के साथ, चंबल है 89%, बाकी के तो सारे स्टॉक की पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा है, तो बाहर कोई नहीं निकलेगा। लेकिन एंट्री करने के लिए अगर आप देखें तो 3 नाम तैयार हो रहे हैं। पहला है BHEL, जहां पर पोजीशंस बढ़कर हो गई हैं 97%, लगभग लग रहा है कि स्टॉक बैन में आ जाएगा क्योंकि शुक्रवार को भी 92% थी यहाँ पर पोजीशन। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मूव्स देखने को मिल रहे हैं, ये 96% है फिलहाल। और तीसरा स्टॉक है NMDC, जहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो पोजीशंस है वो 96% है। हालांकि NMDC थोड़ा सा ट्रिकी है, डाउटफुल है, कहना फिलहाल आएगा कि नहीं आएगा क्योंकि 95 से 96 ही हुआ अभी तक। लेकिन बाकी के 2 स्टॉक ऐसे हैं जो आपको नजर रखनी चाहिए। तो हो सकता है कल हमारे पास 10 स्टॉक हों बैन में। 10 स्टॉक होने की तैयारी है, बैन में तैयार हो जाइए। 8 स्टॉक्स तो ऑलरेडी हैं बैन में, इनमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। 2 और स्टॉक्स एंट्री के लिए हो रहे हैं तैयार, इस पर भी रखेंगे नजर। BHEL, इंडिया बुल्स हाउसिंग दोनों ही एक तरह से बैन लिस्ट के फेवरेट भी हैं। आइए आज की फाइनल स्ट्रैटेजी भी ली जाए अनिल जी की तरफ से। ग्लोबल मार्केट्स ठीक मूड में है सर, कुछ ज़्यादा खास एक्शन नहीं हो रहा है। हल्की बढ़त आपको अमेरिकी फ्यूचर्स में दिख रही है। यूरोप के बाजार में ठीक ठाक कारोबार है। कच्चा तेल भी कुछ कर नहीं रहा है। डॉलर इंडेक्स भी ठीक है। इनकी बॉन्ड यील्ड भी पिछले कुछ दिनों से स्टेबल ही रही है। देखते हैं आज शाम को कैसा रहेगा, बट इस समय संकेत जो आ रहे हैं एकदम ठीक ठाक आ रहे हैं सर, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। हाँ, बहुत तेजी के हैं, बहुत मंदी के हैं। डॉलर डाउ हल्का फुल्का हरे निशान में चल रहा है। मिड कैप इंडेक्स हल्के हरे निशान में, स्मॉल के एकदम फ्लैट है। थोड़े से आज बढ़ने वाले शेयर कम है, घटने वाले ज़्यादा है। क्लोजिंग जो हो रही है दीप 19,700 के आसपास, ये तो ठीक है, निफ्टी में समस्या नहीं। बैंक निफ्टी लगातार दूसरे दिन लाल निशान में बंद हो रहा है 43,600 के आसपास। ये कंफ्यूज कर रहा है कि बढ़ना चाहता है या घटना चाहता है, क्योंकि क्रूशियल लेवल है 43,500 43,600। इसके नीचे निर्णायक रूप से बंद हो तो 500-600 पॉइंट की तो कम से कम कमजोरी खोल देगा, लेकिन वो भी नहीं होता दिख रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम एक ही फॉर्मूले पे चलेंगे, वेट एंड वॉच वाले। कोई ज़रूरी है ही नहीं कि रोज रोज आप कोई व्यू लें और पोजीशन बनाए। हम जो भी है उसके लिए कल पे डालेंगे। निफ्टी में आप लॉन्ग है 19,600 का पुट रखें, शॉर्ट है 19,800 का कॉल रखें अगर आपको हेजिंग करनी है। नहीं तो कोई 100 पॉइंट से ऊपर या नीचे की अभी ओपनिंग के संकेत भी नहीं है। और अगर आप लॉन्ग है 100 पॉइंट नीचे खुले तो हिम्मत रखिए और लूँगा। 100 पॉइंट शॉर्ट है 100 पॉइंट ऊपर खुले तो हिम्मत रखिए और बेचूंगा। तब तो आप हेजिंग भी मत करिए। अदरवाइज आप चाहे तो अपना हेज कर सकते हैं। नया ट्रेड कोई बनाने का मतलब नहीं है, दिन के दौरान ही मौका देता है रोज़, वहीं बना लेना। ओवरनाइट पोजीशन रखनी क्यों है। सेम बैंक निफ्टी का हाल है, 43,600 के आसपास बंद हो रहा है। यहाँ से 500 पॉइंट 600 पॉइंट का एक तरफा मूव आ सकता है अगले 2-3 सेशन में किसी भी तरफ, लेकिन किस तरफ उसके संकेत साफ नहीं आ रहे हैं। दिन भर आपको कंफ्यूज रखा, कभी तेजी कभी मंदी, बंद होते होते थोड़ा ढीला। सो बेटर वेट फॉर टुमारो। और एकदम सुबह से जो स्टैंड एकदम क्लियर है और वही हो रहा है, तो कल के लिए इंतजार। ओके, पूरे 8 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी देख लो। कुछ करने के मूड में दिख नहीं रहा है यहाँ पर।
ऑलराइट, वेट करते हैं, कल आने दीजिए, देखते हैं क्या मूव आएगी और आज शाम अमेरिका में भी अगर कुछ एक्शन आपको आते हुए दिख सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के शेयर पर रखिएगा नज़र, कुछ बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुए हैं वहाँ पर, देखते हैं आज शाम कैसी मूव इस पर आएगी। आइए फिर फाइनल कुछ स्टॉक्स पर नज़र डाल दें आज का बाजार बंद हो उससे पहले। डिवीज़ लैब बढ़िया मोमेंटम में आज सुबह से ही बना हुआ है। सुबह जी आपसे सुबह बात भी करी थी, फिर यहाँ पर और भी कॉल्स आई थी। अगर पोजीशन ली है सुबह, मुनाफा नहीं बुक किया तो क्या करके जाना है डिवीज़ में, बताएं सर। बढ़िया मूव देखने को मिला है, 3757 तक का हाई देखने को मिला और अभी नीचे है स्टॉक, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 3650 का लगा के पोजीशंस अभी होल्ड कर सकते हैं। 3650 के ऊपर जब तक ये सस्टेन कर रहा है तब तक इसमें और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा और जिन्होंने बुक किया है उनको बधाई। आइए, सुबह जय ठक्कर के भी रेडार पर था डिवीज़, उन्होंने भी यहाँ पर ट्रेडिंग कॉल दिया था, वहाँ पर भी रखी नज़र। और अब जय के रेडार पर क्या है ये जान लेते हैं। बिगुल उनके लिए कैश का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून जय, बताएं सर क्या करना है इस समय। गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। दीप, सुबह तो जो दिवीज का कॉल दिया था उसका फर्स्ट टारगेट हासिल हो गया, उसके ऊपर ही देखने मिला था। तो शो के दरमियान मैंने एक अपडेट भी दिया था कि 91-92 हो गया, फिर तो 106-107 तक के लेवल्स देखने मिले और अब 19,650 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का खरीदे, ये 119-120 पर ट्रेड कर रहा है। 119.20 के रेंज में 19,650 का निफ्टी का कॉल खरीदे। यहाँ पे दीप स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो थोड़ा दूर का होगा, बट देन उन क्लोजिंग बेसिस कल के लिए रखे। इनफैक्ट मार्केट काफ़ी साइडवेज हो चुका है एंड यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा वीक हो चुका है, बट हाउएवर ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश ही लग रहा है मुझे अभी भी। टारगेट्स ऊपर में दीप इसके बनेंगे 165 रुपये से लेकर 185 के, सो 165-185 ये दो टारगेट्स के लिए 119-20 के रेंज में खरीदे। 19,650 का निफ्टी का कॉल, 23 नवंबर एक्सपायरी, दैट इज दिस थर्सडे, एंड स्टॉप लॉस जो लगाना होगा दैट कैन बी प्लेस्ड एट 76। 19,650 का कॉल खरीदना है निफ्टी पर, जैक का कन्विक्शन आ रहा है एग्जैक्टली 19,700 पर इस समय आपको बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहा है। देखते हैं कैसी मूव बाजार पर आएगी। SBI लाइफ, एक बार सचिन जी इस चार्ट पर आपसे राय लेनी है। मजबूती थी फ्राइडे के सेशन में, सारे आपको इंश्योरेंस स्टॉक्स अच्छे दिख रहे थे, आज थोड़ा नर्म हुआ है, क्या ये वापस री एंट्री का मौका है, क्या राय देंगे सर? ब्रेकआउट हुआ था फ्राइडे के सेशन में, वो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था एंड लगभग 4 महीने के कंसोलिडेशन से ये ब्रेकआउट हुआ था, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। स्ट्रक्चर या मोमेंटम वाइज अगर हम देखें तो 1360 के नीचे ही थोड़ी सी वायलेशन होगी, तो यहाँ पर अगर थोड़ी सी प्राइस स्टेबिलिटी होती है तो यहाँ पर वापस री एंट्री के अच्छे मौके हैं, तो यहाँ पर जरूर खरीदारी करने की ही सलाह होगी 1360 के स्टॉप लॉस के साथ। इवेंचुअली मुझे लग रहा है ये स्टॉक 1460-70 तक भी पहुंच जाना चाहिए अगर हम 2 से 3 महीने का थोड़ा सा समय लेकर। यह है आपके लिए SBI लाइफ, जिस पर आपको राय बना के रखनी है। लगातार 2-3 दिनों से भारतीय बाजार में थोड़ा कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है और आज का दिन भी वैसे ही रहा है। आइए शो का समापन करें, उससे पहले जय की तरफ से एक कॉल है तैयार। जय बताएं। दीप, यहाँ पे वोल्टास फ्यूचर्स खरीदारी करने की सलाह है। ये ट्रेड कर रहा है लगभग 831-32 के रेंज में, 831-832 के रेंज में आप खरीदे वोल्टास फ्यूचर्स। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रेंज जो बनी हुई थी, और मुझे ऐसा लग रहा है एक बेस ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म हुआ जिसमें से आपको ब्रेकआउट ऊपर में 860 रुपये तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ये ब्रेकआउट आ सकता है, मोमेंटम बुलिश हो चुका है एंड यहाँ पे जो स्टॉप लॉस दीप लगाना होगा वो 815 के आसपास होगा फ्यूचर्स में। वो 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 30 पॉइंट के टारगेट्स के लिए 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है वोल्टास फ्यूचर्स में। टारगेट 815 का स्टॉप लॉस, वोल्टास 830 के आसपास आपको ये ट्रेड करते हुए दिख रहा है। टॉप गेनर आज का डिवीज लैब, जय और सुमित की पसंद, अच्छा मोमेंटम। भारतीय एयरटेल अभी यहाँ पर अच्छी मूव आ रही है। विप्रो, HCL टेक ये भी आपको लिए एक्टिव था। टेक महिंद्रा, LTI, एंट्री, TCS यहाँ पर भी खरीदारी हुई है, तो IT का थोड़ा सहारा था बाजार को। बैंक्स NBFC सुस्त थे। बजाज फाइनेंस लगातार दूसरे दिन फिसलते हुए 2% का कट आ रहा है इसमें। M&M, SBI लाइफ, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, JSW स्टील, HUL, ITC ये आज फिर से कमजोर हुए थे।
निफ्टी में तो यहीं पर एक्शन दिखा। बैंक निफ्टी में ऑफकोर्स सारे के सारे बैंक्स में आपको एक्शन था। चुनिंदा प्राइवेट बैंक्स में आज भी कमजोरी थी, बंधन, आईडीएफसी फर्स्ट, एक्सिस, फेडरल, आईसीआईसीआई, बट उसके सामने एचडीएफसी बैंक स्टेबल रहा। इंडसइंड और कोटक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो हल्की खरीदारी भी आपने देखी। पीएसयूज ऑफ कोर्स ज्यादा एक्टिव आपको होते हुए दिख रहे थे। इंडस टावर्स, टाटाकॉम, वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल, ये सारे टेलीकॉम स्टॉक्स आपको एक्टिव दिख रहे थे। पीएफसी, आरईसी एक बार फिर से मोमेंटम था। एसबीआई कार्ड्स ने वार्निंग दी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पर हिट आएगा, बट स्टॉक में आपने अच्छी मूव देखी है। इंडियन होटल, यूपीएस की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, 1.5% ऊपर ये काउंटर भी रहा। टोरेंट फार्मा में आपने एक्शन देखा है, मिड कैप आईटी से एलएनटी टेक, परसिस्टेंट एम्फेसिस भी आपको काफी एक्टिव दिख रहे थे। कोफोर्ज में भी खरीदारी हुई है। तो ऑल इन ऑल लगातार दूसरे दिन कंसोलिडेशन है। नया लाइफ हाई बनाने के बाद स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट, नए लाइफ हाई के बाद मिड कैप इंडेक्स भी एकदम फ्लैट है। तो इंडेक्स लेवल अगर अनिल जी देखेंगे तो कुछ ज़्यादा बदलाव के बिना ही हम बंद हो रहे हैं। मुझे याद है सर, आप सुबह कह रहे थे 1 पॉइंट पॉजिटिव भी बैंक निफ्टी बंद हो जाए तो अच्छा रहेगा। 1 पॉइंट पॉजिटिव नहीं, 12 पॉइंट नीचे ही खुला है। तो आई डोंट नो अगर मटीरियली कुछ चेंज करता है कि नहीं बैंक निफ्टी के लिए सर। नहीं, 10-12 पॉइंट में फर्क नहीं पड़ता दीप, मतलब वहीं का वहीं है। हाँ, तो एक आध दिन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जहाँ बंद हो रहे हैं ना 19,700 और 4300 के आसपास, तो एक आध दिन और देखते हैं। लेट्स सी क्या डायरेक्शन दे रहा है, क्योंकि 500-600 पॉइंट का मूव किसी एक तरफ आने की तैयारी है वापस हो रही है ना निफ्टी में। तो लेट्स सी क्या कुछ होता है। आइए इस बीच बढ़ते हैं आगे और दीप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ। और पहले तो बता दूं शो के बारे में, उसके बाद में इससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। डिजिटल युग में डीप फेक एक बड़ा खतरा बन चुका है। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना सहित दुनिया भर की कई बड़ी हस्तियां डीप फेक तकनीक का शिकार हो चुकी हैं। और आज शाम 6 बजे हम इसी पर बातचीत करेंगे कि डीप फेक क्या है, कैसे काम करता है, इसका खतरा भी समझेंगे और इससे निपटने के उपाय क्या है, इस पर भी बातचीत करेंगे। अमित दुबे, क्वांटम एंड एआई एक्सपर्ट, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। विराग गुप्ता साहब जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट से, और दीपिका सिंह जो साइबर एक्सपर्ट है डीप साइट से, उन तीनों से हम करेंगे बात शाम 6 बजे। डीप फेक खतरे अनेक। अब वैसे तो हमारे सारे एक्सपर्ट्स को, विशेषकर फिल्मों में रुचि रखने वाले हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनको पता ही होगा। ये आपको पता चला था, किस किस को पता है रश्मिका मंदाना वाला जो एक डीप फेक का वीडियो आया था, आपको आइडिया है किसी को? जय को पता है, बंसल जी को, सुमित जी को पता है, आशु जी, ओके वेरी नाइस, ओके कुणाल जी, वागले साहब और सचिन जी थोड़े उम्र दराज हो चुके हैं। आई अंडरस्टैंड, करंट अफेयर्स में नहीं, हाँ करंट अफेयर्स में थोड़ा सा कम। और वो भी रश्मिका मंदाना जी के उसको कैसे पहचानते हैं ये लोग? किसे? हिंदी फिल्मों में तो मैंने कभी उन्हें देखा आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट श्योर। हाँ बंसल जी, फिर कैसे पहचानते हैं आप? हिंदी फिल्मों में तो देखा नहीं। ओके अनिल जी, पुष्पा। और अनिल जी खास बात क्या, अनिल जी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिस दिन ये फेक वीडियो आया था, हाँ। उस दिन आपने अनिल जी शाम वाले शो का, शाम वाला जो शो होता है ना आपका इवनिंग में, उस पे इसको कवर भी किया था। और क्या कहते हैं, उस दिन शाम को इसी से रिलेटेड टॉपिक आप लोगों ने कवर किया था। और अनिल जी मैंने काफी बार हाथ भी हिलाया था कि ये रश्मि मंदाना का भी सेम केस हुआ है। तो आपने अनिल जी शाम वाला शो देखा नहीं तो आपको मालूम होता। उस दिन आपने शाम वाले शो में नहीं, मुझे याद है, इसको कवर किया था। हाँ मुझे ध्यान में है, लेकिन अब हम इसको फिर से कवर कर रहे हैं और थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं। उसकी वजह मैं बताऊँ कि पिछले हफ्ते जब हम मिले गए थे मोदी जी से, तो उस दिन मोदी जी ने जब बात की उसमें सबसे पहला पॉइंट उन्होंने ये रखा। अच्छा। उन्होंने कहा कि हमें मीडिया के सहयोग की ज़रूरत है डीप फेक से निपटने के लिए। उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद उदाहरण देके ये कहा कि मोदी जी के नाम का भी डीप फेक वीडियो बना हुआ है। मोदी जी वो गुजराती गरबा गाना गा रहे हैं। ओह हाँ और आवाज़ भी उन्हीं की, चेहरा भी उन्हीं का लगा हुआ। तो मोदी जी बोला मैंने कई सालों से गाना नहीं गाया। मेरा और क्या होता है, लोग भरोसा कर लेते हैं, ऑफ कोर्स चेहरा दिख रहा है, आवाज़ वही, बिल्कुल दोनों मिल गए तो और क्या मिलाओगे आप? तो इसका तो बड़ा भारी भरकम मिसयूज हो सकता है डीप फेक को लेकर। तो सरकार इस पर बहुत बड़े लेवल पर सोच रही है, काम करने की तैयारी में। और इसीलिए आपको हमने कहा कि एक बार फिर से हमारे दर्शकों को इसके खतरों से, नहीं तो क्या होता है कि जैसे पहला है ना, आप तो बिलीव कर लेते हैं। और ये सब राजनीति में, इलेक्शंस में, धर्म जाति संप्रदाय में ये चीज़ें बहुत चलती हैं। और नेगेटिव पे आप जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव वीडियो आएगा तो कोई भरोसा नहीं करेगा, लेकिन नेगेटिव आया तो तुरंत कर लेते हैं। इसलिए आज हम इस पर विशेष शो करने जा रहे हैं।
डीप फेक खतरे अनेक, ये है आपके लिए, जो मिस मत कीजिएगा। इसका क्या कुछ है वो भी बता दूं मैं आपको। पिछले कुछ महीनों में एक्टिव फंड में निवेश बढ़ रहा है। पैसिव फंड के मुकाबले में एक्टिव फंड में पिछले 3 महीनों में रुझान भी बढ़ा है और भरोसा भी। आज इन्हीं पर हम करेंगे बात, दोनों को किस तरह से अपने पोर्टफोलियो में करें शामिल, दोनों में फ़र्क क्या है, समानता क्या है, निवेश करना कहाँ फ़ायदेमंद ज़्यादा है, कहाँ कम, ये समझ लीजिए। एक्टिव फंड का बढ़ता ट्रेंड। श्वेता रजानी, हेड म्यूचुअल फंड आनंद राठी वेल्थ, विकासपुरी, हेड वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट, इन दोनों से होगी आज मुलाकात। मुंबई की लोकल ट्रेन में रोजाना 60 लाख से भी ज़्यादा लोग यात्रा करते हैं, लेकिन ये भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोकल में भीड़ भाड़ कम करने के लिए सेंट्रल रेलवे ने 350 संस्थानों को चिट्ठी लिखी है। और चिट्ठी लिख कर रेलवे ने, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, चिट्ठी लिख के ये कहा है कि कंपनियों को ऑफिस के समय और वीक ऑफ में बदलाव करना चाहिए और साथ ही अलग अलग शिफ्ट्स में लोगों को बुलाना चाहिए। यही नहीं, टेली मार्केटिंग या फिर कॉल सेंटर जैसी नौकरियों को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन देना चाहिए ताकि लोकल की भीड़ कम की जा सके। आज इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी में इसी पर होगी बात। जानेंगे कि सालों पुरानी लोकल में गर्दी, यानी कि भीड़ के समय, बॉम्बे में गर्दी कहा जाता है, बहुत गर्दी है, हाँ, तो का क्या ऑफिस से शिफ्ट करके इसका हल हो सकता है। लोकल की गर्दी, कॉरपोरेट सॉल्यूशन, ये आज हमारी माफ़ कीजिएगा विशेष चर्चा। इस पर आज रात 8 बजे इंडिया 360 की कवर स्टोरी में हम बता दें रेलवे की जानकारी के लिए, हम ऑलरेडी इसी तरह से कर रहे हैं। हम शिफ्ट में काम करते हैं। हम सुबह 6 साढ़े 6 बजे वाली शिफ्ट में आते हैं, जिस समय आपकी लोकल से एकदम खाली होती है। सुबह वाली शिफ्ट 3:30 4 बजे चली जाती है, वो भी पीक आवर से जस्ट पहले होती है। दोपहर वाली शिफ्ट 12 बजे 1 बजे जब आती है तब भी भीड़ कम, और आती है रात को 10 बजे आती है तब भी भीड़ कम। तो हम पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। अगर आपके भी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की सुविधा बन सकती है, हर एक का अपना अपना बिजनेस मॉडल है, कर पाएँ नहीं कर पाएँ तो ज़रूर करें। ऐसी इंडियन रेलवे की तरफ से आपकी दरख्वास्त है। सुमित जी क्या पढ़ रहे हो? कुछ अखबार टाइप कुछ या नहीं? अनिल जी रिपोर्ट्स पढ़ते रहते हैं। ओह वेरी गुड, वाह बहुत बढ़िया। कल बताइएगा सर कौन कौन सी रिपोर्ट पढ़ी। कल हम आपसे इस पर सवाल भी पूछेंगे। ये सुबह याद रखना, पूछना ये वाला ना, कौन सी रिपोर्ट। इस बीच मुंबई की कई दिग्गज रियल एस्टेट कंपनियां, ये तो हो चुका है हमारा, तो ये है आपके लिए आज का शाम के विशेष आयोजन जो आप मिस मत कीजिएगा। आइए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और रिपोर्ट पढ़ने वाले सुमित जी से विदा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का। सिद्धार्थ जी, और अच्छा बाय द वे रिपोर्ट ना हो, अगर जो आपने बोल दिया कोई अच्छी सी रिपोर्ट चाहिए तो आप आशु जी से या सिद्धार्थ जी से मंगवा लीजिएगा। इनके पास बहुत सारी फंडामेंटल रिपोर्ट्स रहती है, आपका मदद कर देंगे अच्छे दोस्तों में। आपने तो इनविटेशन भी दिया था ना, बर्थडे पे इनको बुलाया था, तो ऐसे सहयोग करेंगे, चिंता न करें। आशु जी को तो बुलाया नहीं इन्होंने, आशु जी तो रिपोर्ट मांगते तो फिर हो जाएगा, ट्रिपल वाली भेजेंगे। ओके, और आशु जी का, जय ठक्कर साहब का, सचिन जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त।